चलो स्टार्ट करें। चलो हम लोग चैप्टर चल रहा था लेवरेज। लेवरेज का 2 क्लास हो गया, आज हम लोग का तीसरा क्लास है। पहला 2 क्लास में जो पढ़े उसको रिवाइज करें, फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जरा देखिए पहला 2 क्लास का तुम लोग कितना अच्छे से रिवाइज करके आया है। ध्यान देना, पहला क्लास में हम लोग पढ़े थे इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट। हमारे इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट हम श्योर याद हो गया होगा। हमारे इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट था, स्टार्ट करेंगे, माइनस करेंगे, क्या मिलेगा, माइनस करेंगे, क्या मिलेगा, माइनस करेंगे, क्या मिलेगा, माइनस करेंगे, क्या मिलेगा। एक बात बताओ, अगर बाई चांस सेल बढ़ता है 5% मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, अगर बाई चांस सेल गिरता है 10% प्रॉफिट गिरेगा। इसका कारण पूरे इनकम स्टेटमेंट में कुल मिलाकर 2 लाइन है, बोलो क्या क्या। एक है मेरा फिक्स कॉस्ट, एक है मेरा इंटरेस्ट। कोई बताएगा इन दोनों का नेचर क्या क्या है। ये मेरा है ऑपरेटिंग नेचर का, ये मेरा है फाइनेंशियल नेचर का। और ध्यान देना, जैसे ही फिक्स कॉस्ट आता है वो रिस्क लाता है। मेरा ये वाला कौन सा रिस्क लेके आएगा, ऑपरेटिंग रिस्क, कौन मेजर करेगा, डॉल। मेरा ये क्या लेके आने वाला है, फाइनेंशियल रिस्क, कौन मेजर करेगा, डीएफएल। सुनो ना एक बार बिना पेज पलटाए मेरे को जरा बताएगा, डॉल का फॉर्मूला क्या। इसके ऊपर में है कंट्रीब्यूशन, इसके नीचे में है ईबीआईटी, फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। मेरा डीएफएल का फॉर्मूला क्या बनने वाला है, ईबीआईटी बाय ईबीटी। मेरा डीसीएल का फॉर्मूला क्या बनने वाला है, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी या फिर डॉल इंटू डीएफएल। 2 चीज और था, एक था ईपीएस और एक था आरओई। पहले बताओ ये दोनों हम लोग किसके व्यू पॉइंट से कैलकुलेट करते हैं, शेयर होल्डर नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर। मेरा इक्विटी शेयर होल्डर एक तरह का ओनर है, उसको क्या मिलेगा जो लास्ट में बच जाए। लास्ट में क्या बचा, ईएटी, तो ये हो गया इक्विटी वाले का। मेरा ईपीएस क्या आएगा, ईएटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। मेरा अगला है रिटर्न ऑन इक्विटी, फॉर्मूला क्या बनेगा, ईएटी डिवाइडेड बाय कितना रुपया लगाया है, इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100। बताओ ये तीनों हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ये वाला कैसे एक्सप्रेस करेंगे, रुपी पर शेयर, और ये वाला कैसे एक्सप्रेस करने वाले हैं, परसेंटेज में। यहां तक पढ़े थे लास्ट डे। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग करेंगे कुल मिलाकर खाली 4 क्वेश्चन, बीच में एक छोटा सा इलस्ट्रेशन, और एक टॉपिक मेरे को बताना है, और बताने में मैक्सिमम 5 मिनट लगेगा। और वो 5 मिनट के टॉपिक के बाद अगर बाई चांस को यहां पे आके राइट आंसर दिया, उसको मिलने वाला है, तुमको बड़ा शौक है, उसको मिलने वाला है 2000 का नोट। 2000 रुपया नहीं, ऑब्वियसली। चलो जरा देखते हैं। जो हम 6 लाइन बोलेगा, हम बस किसी से बुला के 6 लाइन पूछेगा क्या। चलो एक काम करना, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले पेज नंबर पेज 44, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा आज का पहला क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं, पेज 44, क्वेश्चन 7 हमारा आज का पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन साथ में पढ़ते हैं, साथ में डिस्कस करते हैं। ट्राई करना अपने आप इसको कंप्लीट करने का। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। जरा देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन 7 में। देखो क्या लिखा हुआ है, यू आर गिवन 2 फाइनेंशियल प्लान्स ऑफ अ कंपनी विच हैज 2 फाइनेंशियल सिचुएशन। यानी 2 फाइनेंशियल प्लान है, 2 फाइनेंशियल सिचुएशन है। द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आर एज अंडर। मेरा पहला लाइन में लिखा हुआ है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 10,000 यूनिट। सुनो ना, कोई मेरे को बताओ ना, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का मतलब क्या, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का मतलब क्या। इतना यूनिट बनाया है या बना सकता है। मेरा इतना यूनिट बना सकता है, ये इसका कुल मिलाकर कैपेसिटी है। कितना यूनिट है, 10,000 यूनिट का। हालांकि एक्चुअल में कितना यूनिट को प्रोड्यूस करके सेल किए, 60% ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। जरा एक बार कैलकुलेट करना। 10,000 का 60% इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में क्या होता है, 6,000। तो 10,000 का 60% क्या होता है, 6,000 यूनिट्स। यानी बना सकता है 10,000 पर, एक्चुअल में कितना यूनिट बना के बेच रहा है, 6,000। मेरा सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है। रुको, अब तुम लोग करेगा एक लोचा। कोई बताओ, जो हम लोग सेल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, मेरा सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है 30। बताओ इसको किस यूनिट से मल्टीप्लाई करें,
10,000 से या 6,000 से? 10,000 या 6,000? 10,000 कैपेसिटी है पर बनाकर तो बेचे 6,000, तो मेरा सेल वैल्यू क्या आएगा? 6,000 इंटू 30। मेरा वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगा? मेरा पर यूनिट दिया हुआ है 20, तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगा? 6,000 इंटू 20। सेल मिल गया। मेरा वेरिएबल कॉस्ट मिल गया, मतलब मेरे को क्या मिल जाएगा? कंट्रीब्यूशन। ठीक, अब देखो अगला टेबल क्या लिखा हुआ है। मेरा फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, सिचुएशन ए में लगेगा 20,000, सिचुएशन बी में लगेगा 25,000। मेरा दो सिचुएशन दिया हुआ है, ए और बी, दोनों में फिक्स कॉस्ट अलग अलग है। तुम लोग बताओ, जब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो एक कॉलम बनेगा या दो कॉलम बनेगा? दो कॉलम बनेगा, ए और बी। सेल वैल्यू दोनों में सेम, मेरा वेरिएबल कॉस्ट दोनों में सेम, यानी मेरा कंट्रीब्यूशन दोनों में सेम। पर ध्यान देना, जब फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे ना तो दोनों में आएगा अलग अलग। सिचुएशन ए में 20,000, सिचुएशन बी में 25,000। पता है मेरे को क्या मिल जाएगा? ईबीआईटी। ठीक, अब आया अगला टेबल। अब देखिए कौन लगाएगा बुद्धि। अब आया मेरा दूसरा टेबल, उसमें क्या लिखा हुआ है? कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी इज एज बिलो। बोलते हैं दो फाइनेंशियल प्लान है, एक का नाम है एक्सवी, एक का नाम है एक्सएम। ध्यान देना, ये दो सिचुएशन था, ए और बी। अब बोलता है दो फाइनेंशियल प्लान है, एक्सवी और एक्सएम। दोनों के अंदर में इक्विटी का वैल्यू क्या है? दिया हुआ है। दोनों में डेट, एक सेकेंड, डेट डिबेंचर या लोन कितना दिया हुआ है? 40,000, 12,000। और मेरा इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 12%। यानी अगर बात करें मेरा पहले वाले के अंदर में इंटरेस्ट का अमाउंट क्या आएगा? 40,000 का 12%। मेरा दूसरा वाले में क्या आएगा? 10,000 का 12%। पर पता है ये नहीं लिखा कि सिचुएशन ए में कौन सा प्लान है, और ये भी नहीं लिखा सिचुएशन बी में कौन सा प्लान है। तो तुम लोग बताओ यहां पे हम लोग क्या करें? तुम लोग बताओ, तुम लोग के हिसाब से यहां पे मेरा कितना कॉलम बनेगा? 2 बनेगा, 3 बनेगा या 4 बनेगा? यहां पे पता है हम लोग क्या मानेंगे? सिचुएशन ए में दोनों प्लान है एक्सपी एक्सएम, तो क्या? सिचुएशन बी में दोनों प्लान एक्सपी एक्सएम रहा, तो क्या? यानी इमेजिन करना, सेल वैल्यू चारों में सेम, मेरा वेरिएबल कॉस्ट चारों में सेम, तो कंट्रीब्यूशन आया चारों में सेम। मेरा फिक्स कॉस्ट सिचुएशन ए में 20,000 है, तो सिचुएशन ए में एक्सपी रही या एक्सएम? 20,000। मेरा सिचुएशन बी में 25,000 है, तो सिचुएशन बी में ये रहे या ये रहे? 25,000, तो मिला 4 ईबीआईटी। अब माइनस जब करेंगे इंटरेस्ट, तो एक्सपी में इंटरेस्ट कौन सा लेंगे? 40,000 का 12%। एक्सएम में कौन सा लेंगे? 10,000 का 12%। तब मेरे को मिलेगा 4 अलग अलग ईबीटी। अब आगे देखो क्वेश्चन में निकालने क्या बोला है? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज एंड फाइनेंशियल लेवरेज ऑफ बोथ द प्लान्स। यानी कुल मिला के मेरा इनकम स्टेटमेंट बनने वाला है 4 कॉलम। सेल से शुरू करना, ईबीटी तक पहुंचना, टैक्स रेट नहीं दिया हुआ है, यानी ईएटी निकालना पॉसिबल नहीं है और जरूरत भी नहीं है। ईबीटी तक निकालना, फिर कैलकुलेट करना डॉल और डीएफएल क्या। एक बार ट्राई करो अपने आप करने का। तो एक बनाएंगे सिचुएशन ए दो प्लान के साथ एक्सवी एक्सएम। मेरा अगला बनाएंगे सिचुएशन बी दो प्लान के साथ एक्सवी और एक्सएम। ट्राई करो एक बार अपने आप करने का। तुम लोग यहां पे दो इनकम स्टेटमेंट बनाना चाह रहे हैं कि एक इनकम स्टेटमेंट में 4 कॉलम? एक में 4 बनाओ ना, इतना मेहनत क्यों करना है? हो गया, हो गया। भाई इतना जल्दी कैसे किया? आई थिंक यश कुछ स्पेशल चीज डिजर्व करता है। यश तुमको कुछ चीज स्पेशल मिलने वाला है। क्या? क्यों आपको? अच्छा, ओ अच्छा। बता दे यश, तुमको आज सारा क्वेश्चन नंबर एक साथ बता देंगे। तुम्हारा भी हो गया? ठीक है, हम भी करते हैं। उज्जवल तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है क्या आज? तुमको क्या लग रहा है? हाँ, एसी नहीं चाहिए तुमको?
तुम उधर आ जाओ ना। हाँ। तो तबीयत खराब में तुम क्यों आए आज? हाँ। तुम इधर से आओ, इधर से आओ। तुम्हें बुखार उखार है क्या? तुम लाइट और चला के ना एकदम कोने में बैठ जाओ। चलो यहां लिखते हैं इनकम स्टेटमेंट। चलो यहां लिखते हैं सबसे पहले पर्टिकुलर्स। मेरा पहला है सिचुएशन ए। मेरा अगला है सिचुएशन बी। अब ये नहीं बताया कौन से सिचुएशन में कौन सा प्लान है, तो हम लोग क्या मानेंगे, सिचुएशन ए में दोनों प्लान। मेरा सिचुएशन बी में भी क्या रहेगा, दोनों प्लान। एग्जाम में पता है एक बार क्वेश्चन आया हुआ है 3 सिचुएशन 3 प्लान के साथ। एक बात तो, अगर 3 सिचुएशन रहेगा और 3 प्लान रहेगा, यानी कुल मिला के कितना कॉलम बनेगा, 6 या 9? 9 कॉलम। एग्जाम में एक बार आया हुआ है 10 मार्क का। हाँ करेक्ट। चलो यहां लिखते हैं एक्सवी, यहां लिखते हैं एक्सएम, यहां लिखते हैं एक्सवी, यहां लिखते हैं एक्सएम। करेक्ट। एक काम करते हैं, जरा एक बार कैलकुलेट करें। सबसे पहले सेल वैल्यू। मेरा सेल वैल्यू क्या आने वाला है, कितना यूनिट बना है, 6000। मेरा हर एक यूनिट का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 30, तो 6000 यूनिट का सेल वैल्यू क्या आएगा, 6000 इंटू 30। अगर तुम लोग कैलकुलेट करेगा, ये शायद आने वाला है 1,80,000। तो देखना मेरा चारों कॉलम में आएगा 1,80,000। माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। मेरा वेरिएबल कॉस्ट क्या दिया हुआ है, पर यूनिट 20। मेरा एक यूनिट का 20 है, तो अगर 6000 यूनिट बनाकर बेचे, मेरा वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगा, 6000 इंटू 20। मेरे को क्या मिलने वाला है, कंट्रीब्यूशन। मेरा कंट्रीब्यूशन आएगा चारों कॉलम के अंदर में 60,000। चलो अगला माइनस करना है फिक्स कॉस्ट। मेरा क्वेश्चन उठता है फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है, जरा देखो क्वेश्चन में। मेरा सिचुएशन ए में दिया हुआ है 20,000। मेरा सिचुएशन ए में 20 है, बी में 25। तो देखा ए के अंदर में दिया हुआ है 20। अब कोई भी प्लान रहे सिचुएशन ए में 20। मेरा सिचुएशन बी में दिया हुआ है 25, कोई भी प्लान रहे 25। तो पहले में 20-20, फिर 25-25। चलिए काम करें, फटाफट कैलकुलेट करें कितना आएगा ईबीआईटी। क्या वो, अच्छा अच्छा, फर्स्ट क्लास है क्या? फर्स्ट तो क्लास किया हुआ है, नहीं किया हुआ है? हाँ किया, तो बैठो। चलो बैठो बैठो बैठो। अब आएगा तो बैठिए। ये मेरे को क्या मिलने वाला है, ईबीआईटी। ईबीआईटी कैलकुलेट करना, यहां पर आएगा 40,000, यहां पर आएगा 40,000, यहां पर आएगा 35,000, यहां पर आएगा 35,000। ईबीआईटी के बाद मेरे को माइनस करना है इंटरेस्ट। ठीक। मेरा इंटरेस्ट कितना आने वाला है, जरा देखना। अगर एक्सवी प्लान रहा तो मेरा डिबेंचर का वैल्यू है 40,000। मेरा 40,000 का 12% क्या होता है, 4800। अगर बाई चांस एक्सएम प्लान रहा तो मेरा डिबेंचर का वैल्यू है 10,000। 10,000 का 12% क्या होता है, 1200। तो एक्सपी में आने वाला है 4800, एक्सएम में 1200। एक्सपी में 4800, एक्सएम में 1200। चलिए यहां लिखते हैं 4800 1200। हाँ हाँ बिल्कुल। ये मेरे को मिल जाएगा ईबीटी। सुनो ना, अगर कोई कैलकुलेट किया मेरे को हेल्प करो ना। 35,200,
38,800, 3200, 33,800। अगर बाई चांस क्वेश्चन में टैक्स रेट देता जरूर माइनस करते, टैक्स रेट नहीं दिया है, इनकम स्टेटमेंट यहीं पे खत्म। चलो इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं डॉल और डीएफएल। डॉल का फॉर्मूला क्या है ये बताने वाली है आप। आपका नाम क्या है? हाँ, इशिका। डॉल का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। ध्यान देना, डॉल आएगा, इसकी वजह से फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे शायद मेरे को मिलने वाला है इन दोनों में आएगा 1.5 और लास्ट दोनों में 1.71। नेक्स्ट मेरे को कैलकुलेट करना है डीएफएल। मेरा डीएफएल का फॉर्मूला क्या होता है ये बताने वाली है आप। आपका नाम क्या है? नम्रता। इसका फॉर्मूला है ईबीआईटी बाय ईबीटी। सुनो ना, कोई कैलकुलेट किया तो हेल्प करो ना। 1.1, 1.03, 1.16, 1.0। नहीं सही बताओ ना, 3 है या 4 है? ये आएगा 1.04। हाँ चलो डन। इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन होता है खत्म। अब एक काम करो, अब तुम लोगों को देते हैं एक जबरदस्त वाला इलस्ट्रेशन। जिनसे होना है उनसे 1 मिनट में हो जाएगा, और जिनसे नहीं होना है उनसे 1 घंटे में भी नहीं होगा। चलो काम करना, जरा नीचे लिखा आज फ्राइडे मॉर्निंग इलू 1। चलो काम करना, जरा नीचे लिखा इलू 1। वो एफएम का पहला इलू है, घबराओ, अब डेली इलू करेंगे। सुबह उठते पहला काम इलू। चलो काम करना, जरा नीचे लिखा इलू 1। हम नीचे जाए, चलो। अभी करना, मेरे को डिस्टर्ब मत करना, मेरे को जबरदस्त वाला कुछ करना है। ईबीआईटी का वैल्यू मान लो है 824 CR। जो तुम्हारा पहला 2 क्लास नहीं किया ना, तुमको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो करेगा क्लास? करेगा? एक प्लीज गेट बंद कर देना। चलो ईबीआईटी है मान लो 824 CR। अगला मान लो ईपीएस दिया हुआ है ₹4 पर शेयर। मेरा ईपीएस दिया हुआ है ₹4 पर शेयर। मान लो मेरा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिया हुआ है 33 CR। और मान लो टैक्स रेट दिया हुआ है 30%। क्वेश्चन खत्म। कैलकुलेट डीएफएल। कैलकुलेट डीएफएल। हाँ वही, कोई पॉइंट नहीं है, समझ नहीं आएगा। तुम पहले ना ये 2-3 क्लास कर लेना। हाँ चलो डन। आपका नाम क्या है? आशुराज। मासूम। नाम है मासूम, फिर टाइटल राज है। ओके ठीक है मासूम। ओके चलो चलो। एक सेकंड। कैलकुलेट करना है डीएफएल। क्या लगता, क्या बात है, आंसर बता दिया। 1 मिनट। जरा एक बार कैलकुलेट करना डीएफएल। जरा कैलकुलेट करना डीएफएल। अभी तुम किया था, वापस भूल गया। 4 पे कुछ आया था, हाँ ऐसे कुछ था। कैलकुलेट करना है डीएफएल। अब जरा एक बार अपने आप सोचो डीएफएल का फॉर्मूला होता क्या है। मेरा डीएफएल का फॉर्मूला क्या हुआ करता था? ईबीआईटी बाय ईबीटी। ठीक। देखो क्वेश्चन में ईबीआईटी का वैल्यू तो देखो दिया हुआ है। क्वेश्चन में देखो ईबीआईटी का वैल्यू दिया हुआ है, पर ईबीटी का ठिकाना ही नहीं है।
अब ईबीटी का ठिकाना नहीं है तो मेरे पास दो रास्ता है, एक ऊपर से चले ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी, पर इंटरेस्ट नहीं पता। अगर वो नहीं पता है तो एक काम करना पड़ेगा, मेरे को बैक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एक काम कर, एक छोटा सा हिंट दे, एक छोटा सा हिंट दे। ईपीएस देखो दिया हुआ है, और याद है ईपीएस का फॉर्मूला हुआ करता था ईएटी बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ईपीएस पता है, नंबर ऑफ शेयर्स पता है, इससे पता है क्या मिलेगा, ईएटी। अब ईएटी के जस्ट ऊपर में क्या आता है, टैक्स। देखो टैक्स का रेट दिया हुआ है, तो इससे मेरे को पता है क्या मिल जाएगा, ईबीटी। और एक और ईबीटी आ गया एग्जैक्ट, इसी को यहां पर यूज करेंगे। आपके पास समय है 2 मिनट। हाँ 4.36 या 35 या 37 या 38 सब राइट है, वो डिपेंड करता है तुम लोग कैसे राउंड ऑफ किया है। जरा एक बार देखें तुम लोग का आंसर आता है या नहीं। क्रिश बोल रहा है सर यहां पे इंटरेस्ट को एक्स ले ले। लेने को ले सकते हैं, पर फालतू में उससे थोड़ा और कॉम्प्लिकेट होगा। यहां पर बिना एक्स को याद किए भी मेरा काम चल जाएगा, हालांकि करने से उससे भी आंसर आ जाएगा। कितना? विशाखा जी का तो आंसर आ गया, प्रीति जी का आंसर आ गया है। ये हो गया ना, तो फिर घबराओ मतलब सब हो जाएगा। फोर पॉइंट थ्री, हाँ 4.3 के आगे जो मचा लगा दो। देखो मेरा डीएफएल का फॉर्मूला है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। ईबीआईटी का वैल्यू देखो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 824। भाई मेरे को चाहिए ईबीटी। ये ईबीटी कैसे आने वाला है, एक बार जरा इनकम स्टेटमेंट को याद करना। मेरा इनकम स्टेटमेंट के अंदर में ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट होता है ईबीटी, माइनस टैक्स होता है ईएटी। अब ये दिया हुआ है 824 और आगे कुछ नहीं दिया हुआ है। अगर इंटरेस्ट देता झमेला ही नहीं, पर यहां पे मेरे को इंटरेस्ट नहीं, यहां पे ईपीएस दिया है। तो एक काम करते हैं ना, ईपीएस का फॉर्मूला क्या है, ईएटी बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। मेरा ईपीएस दिया हुआ है 4 और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिया हुआ है 33 करोड़। ये दिया हुआ है 4, ये दिया है 33 सीआर। तो बताइए ईएटी कितना आ जाएगा, 132 करोड़। यह है 132। ठीक, अब सुनो। अब मेरे को यहां पर करना है बैक कैलकुलेशन। अब यहां पे ना कुछ लोग करते हैं लोचा। देखो मेरा टैक्स का रेट दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर में 30%। मेरा टैक्स का रेट दिया है 30%। और ध्यान देना, जब भी टैक्स का रेट दिया रहेगा ये हम लोग हमेशा किस पे निकालते हैं, ईबीटी पे। तुम लोग बताओ आगे ईबीटी कैसे निकाला, क्या? मेरा पहला तरीका है 132 डिवाइडेड बाय 7200। ये क्यों किए, मान लो अगर ईबीटी का वैल्यू है 100 रुपया, तो टैक्स देंगे इसका 30% यानी 30। यानी 80 क्या आ जाएगा, 70। यानी ये रिप्रेजेंट करता है 70 को। अगर ये रिप्रेजेंट करता है 70 को, तो 100 का वैल्यू क्या है मेरे को मिल जाएगा। कैसे आएगा, 132 रिप्रेजेंट करता है 70 को, तो 100 का वैल्यू क्या। ये पहला तरीका। या कुछ लोगों ने एक से बड़ा प्यार होता है, अगर बाई चांस कुछ लोगों को एक से बड़ा प्यार होता है, वो क्या करेगा, ईबीटी को मान लेगा एक्स। तो यानी मेरा टैक्स क्या आएगा, 30% ऑफ एक्स, यानी 0.3x। तो दिस माइनस दिस क्या आएगा, 0.7x इज इक्वल टू इतना। सॉल्व करना क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू। अब एक काम करते हैं, नीचे लिखते हैं ईबीटी कितना आने वाला है। तो मेरा ईबीटी x क्या आने वाला है, 132 डिवाइडेड बाय 0.7। इधर ऐसे लिखो, या लिखो 132 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 100। आंसर दोनों में सेम। चलिए यहां लिखते हैं 132 सीआर डिवाइडेड बाय 0.7, जो शायद आने वाला है 188.57 सीआर। क्लियर है यहां तक? चलिए काम करें, यहां पे वैल्यू पुट करते हैं। ईबीआईटी है 824, मेरा ये है 188.57, डिवाइड करते ये शायद आने वाला है 4.37 टाइम्स। क्लियर है यहां तक? एक सेकंड, तुम लोग का ये वाला राइट हुआ था मेरे बताने के पहले? कितनों का राइट था, यानी तुम लोग को आ गया है, यानी तुम लोग चैलेंज कर रहा है। चैलेंज हम
एक्सेप्ट करेंगे, अभी नहीं, अभी से 15-20 मिनट बाद। चलो एक काम करना, जरा हमारा सेकंड हेडिंग लिखा ये चैप्टर का, जिसका नाम है इंपैक्ट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन लेवरेज। चलो एक काम करना, जरा अगला हेडिंग लिखा है इंपैक्ट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। हम यहां पर बोलने वाले हैं 6 लाइन, और 6 लाइन सुनने के बाद जिसका मन चाहे वो यहां पर आना और आकर वो 6 लाइन का आंसर देना। लास्ट टाइम तुमको मिला था ना 1000, ओ सॉरी, हाँ तुमको। आज आप एलिजिबल नहीं है, आज मिलेगा किसी लड़का को, आज 2000 मिलने वाला है। आज मिडिल रो में कोई एलिजिबल नहीं है, फर्स्ट रो या फिर थर्ड रो। इंपैक्ट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन लेवरेज। ठीक, अब भाई सुनो, ये हमारे लेवरेज चैप्टर का आखिरी टॉपिक है और हमारे चैप्टर में आगे कुछ नहीं बचता। सुनो, ये टॉपिक में ना तुम लोगों का थोड़ा बहुत अकाउंट्स का नॉलेज काम आएगा, थोड़ा बहुत लॉ का। अब अकाउंट्स और लॉ में तुम लोग चैंपियन है। चलो एक काम करें, जरा देखें तुम लोगों को लॉ कितना याद है, कंपनी लॉ कितना याद है, कंपनी लॉ कंपनी लॉ कितना याद है, अकाउंट्स कितना तुम लोगों को ध्यान है। एक बार जरा तुम लोगों को टेस्ट करते हैं। सुनो, पता है अभी तक मेरे जीवन में थे 2 लोग, अब तीसरा आया। अभी तक मेरे जीवन में थे 2 लोग, अब तीसरा आया। पता है अभी तक मेरे जीवन में 2 लोग कौन कौन थे? मेरा जीवन मतलब बात कर रहे हैं कंपनी का जीवन। पता है अभी तक हमारे कंपनी के जीवन में पैसा लेने के लिए 2 प्राणी था। एक था हमारा अभिरूप, वो था इक्विटी शेयर, और याद है दूसरा वाला कौन था? यश, वो था डिवेंचर वाला। अब पता है एक तीसरा इंसान आने वाला है, जिसका नाम पता है क्या है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक, तुम लोग से हम 3 क्वेश्चन पूछेगा, जरा देखें तीनों का आंसर कौन देगा। क्वेश्चन नंबर 1, बताओ एक बात, मेरा जो कंपनी है वो हर साल डिवेंचर होल्डर को क्या देता है? वो क्या देता है? इंटरेस्ट। बताओ वो हर साल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या देगा? क्या देगा? क्या देगा? क्या देगा? क्या देगा? गलत। क्या देगा? प्रेफरेंस डिविडेंड। खाली डिविडेंड मत बोलना, खाली डिविडेंड का मतलब होता है इक्विटी वालों का। इसको क्या मिलने वाला है? प्रेफरेंस डिविडेंड। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या मिलेगा? प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक, डिवेंचर वाले को मिला इंटरेस्ट, प्रेफरेंस वाले को मिला प्रेफरेंस डिविडेंड। मेरा इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलेगा? इक्विटी डिविडेंड। चलो इसको मिलने वाला है इक्विटी डिविडेंड। चलो मेरा पहला क्वेश्चन नॉर्मल था, अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। पता है 3 में से 2 ऐसा चीज है, 3 में से 2 ऐसा चीज है जिनको जो मिलेगा ना इंटरेस्ट या डिविडेंड, वो ना फिक्स अमाउंट रहेगा। 3 में से 2 लोग को मिलने वाला है फिक्स अमाउंट। बोलो कौन कौन? जो मेरा डिवेंचर होल्डर है इसका इंटरेस्ट रेट रहेगा फिक्स। अगला होता है इक्विटी प्रेफरेंस पे किसका फिक्स रहेगा? मेरा प्रेफरेंस वाले का भी रहेगा फिक्स। क्या लगता है इक्विटी वाले का फिक्स रहेगा या वेरी करेगा? या नहीं शॉर्ट, ये मेरा फिक्स नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा? वेरिएबल। चलो तुम लोगों का दूसरा क्वेश्चन भी राइट आंसर था। अब है असली क्वेश्चन नंबर 3, बुद्धि लगा के जवाब देना। लॉ का नॉलेज, अकाउंट्स का नॉलेज। अगर बाई चांस को 1 साल में लॉस आ जाए, क्या लगता है डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? लॉस आ गया, लॉस आ गया। अरे भाई लॉस आया भाई, भले लॉस आया प्रॉफिट आए, इसको तो अपना पैसा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, अगर बाई चांस को 1 साल में लॉस आ जाए, जरा बताओ इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा? मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर बाई चांस लॉस आया है तो भैया ओनर को कुछ नहीं मिलने वाला, इसको डिविडेंड नहीं मिलेगा। अब है बढ़िया क्वेश्चन, अगर बाई चांस को 1 साल में लॉस आ जाए, क्या लगता है मेरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ या ना? हाँ या ना? क्या लगता है अगर मान लो उस साल नहीं मिलेगा तो जीवन में कभी नहीं मिलेगा? मतलब वो साल वाला अमाउंट का डिविडेंड क्या कभी नहीं मिलेगा? मिलेगा या नहीं मिलेगा? मान लो कोई 1 साल में लॉस आ गया, उस साल नहीं देंगे, चलो मानते हैं।
क्या लगता है उस साल वाला जो डिविडेंड जो ड्यू रह गया था, क्या वो अगले साल मिलेगा या नहीं मिलेगा? हमेशा मिलेगा? तुम लोग पहले डिसाइड करो मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम जो क्वेश्चन बोलते हैं उसमें तुम लोग चेंज कर देता आंसर। एक मिनट, एक जवाब आ रहा है, एक मिनट बताइए। आप एकदम सही दिशा में बढ़ रहे थे। सर अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होता है तब मिलता है, नॉन क्यूमुलेटिव होगा तो नहीं मिलेगा। एक में हंस क्या रहा है? राइट आंसर है। तुम लोग एक और भी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर नाम भी बोला था। अच्छा सॉरी। अगर बाई चांस क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर रहा, अगर बाई चांस क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर रहा तो भैया डिविडेंड मिलेगा, और अगर नॉन क्यूमुलेटिव रहा तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। अब सुनो, अब देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर से अगर पैसा लिए तो मेरा क्या क्या बदलाव आने वाला है। बदलाव नंबर 1 क्या है वो? ये रहा। पता है अभी तक जो इनकम स्टेटमेंट बनता था, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, टीबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, टीबीटी माइनस टैक्स, सीएटी। और हम हमेशा क्या बोला, जितना लास्ट में बच गया पूरा का पूरा इक्विटी वालों का हो गया। अच्छा लगता है अगर बाई चांस हमारे क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर आ गया तो ये पूरा का पूरा पैसा पहले इक्विटी वाले को मिलेगा या पहले प्रेफरेंस वाले को देंगे? मेरा पहला प्रेफरेंस किसको मिलेगा? प्रेफरेंस वालों को। यानी ईएटी में से पता है अब एक चीज माइनस होने वाला है, उसका नाम क्या है? प्रेफरेंस डिविडेंड। अब ईएटी में माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, अब जो अमाउंट बचा ये रहेगा इक्विटी वालों का। पता है इसका नाम क्या है? इसका नाम है आफेश। कोई एक बार गेस करेगा आफेश का फुल फॉर्म क्या? क्या? अर्निंग आफ्टर, ये एफ है, एफ। कोई एक बार गेस करो आफेश का फुल फॉर्म क्या? सही बोल रहा है, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। आज यानी इतना अर्निंग्स अवेलेबल है, किसके लिए अवेलेबल है? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। अब पता है आज तक इक्विटी वालों को मिला था ईएटी, पर अब की बार आफेश मिलेगा। अब एक बात बताओ, इससे पता है मेरा दो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। मेरा एक फॉर्मूला चेंज होने वाला है ईपीएस का, और एक फॉर्मूला चेंज होने वाला है आरओई का। कोई मेरे को बताओ अब की बार ईपीएस का फॉर्मूला क्या? मेरा इक्विटी शेयर होल्डर को पहले मिलता था ईएटी, तो ईएटी बाय नंबर ऑफ शेयर्स था, पर अब हम लोग ईएटी नहीं देंगे, क्या देने वाले हैं? आफेश डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक। कोई मेरे को बताओ आरओई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आफेश डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल परसेंटेज के लिए इनटू 100। यह है मेरा तीसरा बदलाव। तो देखो पहला बदलाव ये आया, सेकंड बदलाव ये आया, तीसरा बदलाव ये आया, तीन और बदलाव आएगा, वो रहेगा डॉल, डीएफएल और डीसीएल। अब हम पूछेंगे गजब का क्वेश्चन। पता है अभी तक हमारे पूरे इनकम स्टेटमेंट के अंदर में खाली दो फिक्स कॉस्ट हुआ करता था। एक था मेरा ये वाला, एक था मेरा ये वाला। पता है एक और फिक्स कॉस्ट आ गया, कौन सा आ गया है? प्रेफरेंस डिविडेंड। ये भी फिक्स नेचर का है। पता है मेरा इसका नेचर था ऑपरेटिंग, पता है मेरा इसका नेचर था फाइनेंशियल। कोई मेरे को देगा प्रेफरेंस डिविडेंड का नेचर कुछ भी? कोई मेरे को बताएगा प्रेफरेंस डिविडेंड का नेचर क्या रहेगा? मेरा ऑपरेटिंग रहेगा या फाइनेंशियल रहेगा? देखो पहले डिवेंचर वालों से पैसा लेते थे तो फाइनेंशियल नेचर, प्रेफरेंस वालों से पैसा लेंगे वो भी फाइनेंशियल नेचर। तो ये मेरा कौन सा नेचर का है? फाइनेंशियल। और अगर ये फाइनेंशियल नेचर का है तो देखो ये रिस्क क्रिएट करता है। कौन सा रिस्क क्रिएट करता है? फाइनेंशियल रिस्क। और अगर ये क्रिएट किया है फाइनेंशियल रिस्क, यानी मेरा फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला चेंज होगा। मेरा डॉल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला चेंज होगा। वो क्या होगा ये हम लिखते लिखते बताते हैं। एक मिनट, तुम लोगों को बैकग्राउंड सेट हो गया ना? समझ में ना हुआ क्या? ठीक, एक सेकेंड। कोई मेरे को बताओ एक और इनकम स्टेटमेंट का लास्ट का बदलाव क्या आया? ईएटी के बाद क्या माइनस किए? जो आया उसका नाम बताओ क्या था? मेरा आफेश का फुल फॉर्म क्या? अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। बताओ ईपीएस के फॉर्मूला में क्या आएगा? आफेश बाय नंबर ऑफ शेयर। बताओ आरओई के फॉर्मूला में क्या आएगा? आफेश बाय इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100। और ये प्रेफरेंस डिविडेंड के आने की वजह से कौन सा लेवरेज का फॉर्मूला बदलेगा? डॉल या डीएफएल? डीएफएल। वो क्या बदलेगा बताते हैं, और मेरा आज का क्लास होता है खत्म। चलो एक काम करना, नीचे लिखना पॉइंट नंबर 1। क्या बात है, क्या बात है। तुम लोग इतना बढ़िया अकाउंट्स और लॉ पढ़ा है ना, मजा आ गया।
हम लोग को पता है एक चैप्टर आएगा लास्ट में, एकदम लास्ट में आएगा कैपिटल वेटिंग। उसमें ना जब वो चैप्टर आएगा उसके पहले हम 1 वीक पहले हम बोल देगा कि पूरा टैक्स रिवाइज करके आना, पूरा डायरेक्ट टैक्स। अगर पूरा नहीं भी कर पाओ तो एटलीस्ट कैपिटल गेन, पीजीबीपी, डिडक्शन, एग्जेम्पशन और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हाउस प्रॉपर्टी का जरूरत नहीं है, सैलरी का जरूरत नहीं है, वो आएगा, वो लास्ट में आएगा तो हम पहले बता देगा। करेक्ट। एक बार हम लोग बात करें ओनली प्रॉफिट का, लॉस वाले का क्या आएगा वो बताएगा, पहले एक बार प्रॉफिट का। चलिए काम करते हैं, पहला लिखते हैं पॉइंट नंबर 1। ड्यूएल में कोई चेंज नहीं आएगा, कारण क्या, प्रेफरेंस डिविडेंड जो फाइनेंशियल नेचर का है, और अगर ये फाइनेंशियल नेचर का है तो ऑपरेटिंग रिस्क को क्यों फर्क पड़ेगा। चलो यहां लिखते हैं इनकम स्टेटमेंट। हम बैठ के ना पूरा नहीं बनाएगा, खाली लास्ट का एक लाइन लिखेगा, मेरा ईएटी तक आया हुआ था, माइनस करेंगे खाली एक चीज। क्या बात है, अच्छा है सर, इसी बहाने डीटी का रिवीजन हो जाएगा। लड़का हो तो ऐसा हो। क्रिश टिब्रेवाल, कौन है वो भाई, तुम किसी और को मोटा बोल रहे है। अच्छा, जो मेरे को छेड़ता है, मेरे को कौन छेड़ता है भाई, मेरे को छेड़ने वाला अभी तक कोई। ईएटी में माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। ईएटी में माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, मेरे को क्या मिलने वाला है, आफेश। क्या मिलने वाला है, आफेश। अब मेरा अगला बदलाव आने वाला है ईपीएस के फॉर्मूला में। मेरा अगला बदलाव आने वाला है ईपीएस के फॉर्मूला में। ईपीएस का फॉर्मूला क्या बनने वाला है, ये बताने वाली है आप। मेरा ईपीएस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आफेश डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। चलो परफेक्ट। मेरा अगला लिखते हैं पॉइंट नंबर 3। मेरा अगला बदलाव आने वाला है रिटर्न ऑन इक्विटी के फॉर्मूला में, आरओई। मेरा अगला बदलाव आने वाला है रिटर्न ऑन इक्विटी के फॉर्मूला में। इसका बदलाव क्या आने वाला है, ये बताने वाले हैं आप। क्या बात है, परसेंटेज के लिए इनटू 100। क्या बात है, क्या बात है। सही जवाब आया है महाराष्ट्र से, पुणे से ना, पुणे पुणे। चलो मेरा अगला है पॉइंट नंबर 4। कोई यहां पे जम्मू कश्मीर से नहीं है क्या, ओ हाँ वो चली गई। मेरा अगला लिखते हैं पॉइंट नंबर 4। अगला लिखते हैं डॉल का फॉर्मूला। अगला लिखते हैं डॉल का फॉर्मूला। एक बात बताओ यश, आप जरा बताओ, डॉल के फॉर्मूला में प्रेफरेंस शेयर के आने की वजह से क्या लगता है कोई बदलाव आएगा या नहीं आएगा, और अगर नहीं आएगा तो डॉल का फॉर्मूला सेम रह जाएगा, अगर सेम रह जाएगा तो बताओ फॉर्मूला क्या रह जाएगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। सोचो हम बस खाली तुम लोग को गिन के 5 लाइन यहां पे बुला के पूछने वाला है, ये भी कोई लाइन हुआ। सुभाष ने ऑलरेडी हाथ उठा दिया है। अगला लिखते हैं पॉइंट नंबर 5। मेरा आखिरी लाइन पॉइंट नंबर 5, डीएफएल। तुम लोग रीजन समझो ना, डॉल में चेंज क्यों नहीं आया। आज जो मेरा प्रेफरेंस शेयर है ये फाइनेंशियल नेचर का है, तो इसमें फाइनेंशियल रिस्क आया तो चेंज भी होगा फाइनेंशियल लेवरेज। सुनो ना, मैं एक लाइन लिख रहा है, तुम लोग मत लिखना, तुम लोग खाली मेरे को देखो लिखते हुए। एक बात बोलो, इसको ऐसे लिख सकता है क्या, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता है, मेरा ईबीआईटी क्या है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, क्या वैसे लिख सकता है। चलो ठीक है, अब एक काम करो, ये सेम रीजन लगाते हुए ना हम लोग एक बार डीएफएल का फॉर्मूला सोचते हैं, तुम लोग मत लिखना। फॉर्मूला है ईबीआईटी बाय ईबीटी। ईबीटी की जगह पता है क्या लिख देगा, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। ठीक, पता है ये ऐसे क्यों लिख के दिखा रहा है, इसका रीजन समझाने के लिए। जरा देखो रीजन क्या है। मेरा फिक्स कॉस्ट के पहले कंट्रीब्यूशन था, ये फिक्स कॉस्ट इस प्रॉफिट को कितना कम किया,
इसीलिए हम लोग लिखे इसको डिनोमिनेटर में कि भाई जितना भी प्रॉफिट था ये मेरा फिक्स कॉस्ट कितने रुपए से उसको कम कर दिया। सिमिलरली अगर हम लोग थोड़ा बुद्धि लगाए तो देखो फाइनेंशियल लेवरेज आया था इसकी वजह से, इसके पहले में क्या आता था ईबीआईटी, तो ये इंटरेस्ट है ना ईबीआईटी को कितना कम कर दिया। पहले खाली इंटरेस्ट को माइनस करने से काम चलता था, पर अब इंटरेस्ट के अलावा एक और फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट आ गया है, पता है जिसका नाम क्या है, प्रेफरेंस डिविडेंड। तो पता है मेरा फॉर्मूला में क्या आएगा, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी को अब दो खर्चा माइनस करने वाला है, एक माइनस करने वाला है इंटरेस्ट, और पता है एक और क्या माइनस करने वाला है, प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक, पर प्रेफरेंस डिविडेंड को जब माइनस करेंगे ना तो इसके नीचे में करेंगे डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। क्या लगता है ये टी क्या है? ये टी क्या है, टैक्स रेट। तुम लोग को जानने में इंटरेस्ट है ये माइनस क्यों किया, डिवाइड क्यों किए, बताते हैं 1 मिनट में, पहले लिखना फॉर्मूला। अब बोलो आएगा क्या, अभी भी ऐसा हिम्मत है? चलो एक काम कर, इसका फॉर्मूला लिखते हैं, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी में दो चीज माइनस होने वाला है, एक इंटरेस्ट, यानी इतना पोर्शन तो ईबीटी था ही, और मेरा एक और खर्चा आ गया है फिक्स कॉस्ट, उसका नाम क्या था, प्रेफरेंस डिविडेंड, तो इसीलिए माइनस क्या कर रहे हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड। पर जैसे ही माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1 माइनस टी से। मेरा क्वेश्चन उठता है ये टी क्या है, टी क्या है, टैक्स रेट। ये टी क्या है, टैक्स रेट। ये मेरा टी क्या है, टैक्स रेट। मान लो हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है टैक्स रेट है 30%, और मान लो हमारे क्वेश्चन में टैक्स रेट दिया हुआ है 30%, क्या लगता है यहां पे 30 माइनस कर दे, क्या माइनस करेंगे, 30% है ना, तो 30/100 क्या माइनस करेंगे, 0.3। ठीक, एक सेकेंड, रीजन जानने में इंटरेस्ट है, कितने लोगों को इंटरेस्ट है, तब तो देखो सबको इंटरेस्ट है, कितने को कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस आप फॉर्मूला बताओ आगे बढ़ जाओ। चलो तुमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपका 2 मिनट का ब्रेक हुआ। ठीक, अब हम बताते हैं ये फॉर्मूला ऐसा क्यों हुआ, इसका हम 2 कारण बताएगा। थोड़ा सा ना वो करना होगा, थोड़ा सा लगाना पड़ेगा बुद्धि, जो आप लोग में भरपूर है। 1 मिनट, ये समझाने के लिए मेरे को एक बार किसी का हेल्प का जरूरत पड़ेगा, और वो हेल्प करने वाली है तनुश्री जी। तनुश्री जी एक सांस में सेल से लेके आफिश तक बोलो, एक सांस में। इसे कहते हैं एक सांस में लिखना। मेरा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी माइनस टैक्स ईएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ इट। एक्चुअली ना बड़ा मन मन खुश हो रहा था तो इसके भूल गया। चलो उसने कहा ओवर स्मार्ट। विशाखा जी कुछ जवाब दो। सुनो, पता है पूरा इनकम स्टेटमेंट के अंदर में बीच में पता है एक लाइन आया हुआ है टैक्स। पता है पूरा इनकम स्टेटमेंट के बीच में एक लाइन आया हुआ है टैक्स। एक बात बताते हैं, जो आइटम टैक्स के पहले होता है ना, जो आइटम टैक्स के पहले होता है उसको पता है क्या बोलते हैं, प्री टैक्स नेचर का। टैक्स के पहले जो आइटम है टैक्स के पहले उसको बोलते हैं प्री टैक्स नेचर का। और कोई बताएगा जो आइटम टैक्स के बाद आएगा उसको क्या बोलेंगे, पोस्ट टैक्स नेचर का। अब एक बात सुनो, पता है एक रेशियो तभी लॉजिकल होता है, मेरा एक रेशियो तभी लॉजिकल होता है जब उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आइटम सेम टर्म्स में रहे। मेरा एक रेशियो तभी लॉजिकल बनता है जब उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, एक से न्यूमरेटर ऊपर वाला, डिनोमिनेटर नीचे वाला, जब उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सारा का सारा सेम टर्म्स में रहे, यानी इधर सारा प्री टैक्स रहे या सारा पोस्ट टैक्स रहे। तुम बोले आज तक वैसा होता था? बिल्कुल। देखो डॉल का फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन इधर है, ईबीआईटी इधर है, दोनों प्री टैक्स था। मेरा डीएफएल का फॉर्मूला आज तक हुआ करता था ईबीआईटी बाय ईबीटी। देखो ईबीआईटी इधर है, ईबीटी इधर है, दोनों प्री टैक्स नेचर का था। पर पता है जैसे ही प्रेफरेंस डिविडेंड आया एक लोचा हो गया। देखो मेरा ईबीआईटी है प्री टैक्स, मेरा ईबीआईटी है प्री टैक्स,
मेरा इंटरेस्ट है प्री टैक्स, पर बताओ तो प्रेफरेंस डिविडेंड क्या है? प्री है या पोस्ट है? पोस्ट टैक्स है। और अगर ये पोस्ट टैक्स है, मेरे को इसको बनाना पड़ रहा है प्री में। अगर बाई चांस ये मेरा पोस्ट टैक्स से बनाना पड़ रहा है प्री में, क्वेश्चन उठता है कोई भी पोस्ट टैक्स चीज को अगर डिवाइड बाय 1 माइनस टी कर दे प्री में बन जाएगा? बन जाएगा। तुम बोलेगा कैसे? तुम लोग खुद करके आए हैं, तुम लोग खुद करके आए हैं। तुम लोग बोलेगा हम लोग किस दिन किए थे? किस दिन नहीं, अभी से 10 मिनट पहले किए थे। बताए कहां? बताए कहां? इधर में। ध्यान देना, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स था, उसको अर्निंग्स बिफोर टैक्स बनाया था। कैसे? जो भी ईएटी का वैल्यू था उसको डिवाइड किया 0.7, और पता है ये 0.7 कैसे आया था? 1 माइनस 0.3। और पता है ये 0.3 क्या है? पता है ये 0.3 क्या है? टैक्स रेट। यानी कोई भी अगर पोस्ट टैक्स वाला रहता है, उसको बनाना है बिफोर टैक्स या प्री टैक्स, कुछ नहीं करना, डिवाइड कर दो 1 माइनस टी से, तो मेरा अपने आप बन जाएगा प्री में। और जैसे बन गया प्री में, अब देखो ये मेरा जो रेशियो बना ये बड़ा लॉजिकल था। ये पहला कारण है, पर ये कारण मेरे को मजा नहीं आता। अच्छा कारण है दूसरा वाला। अब बताते एक जबरदस्त वाला चीज। अगर बाई चांस हम एक कंपनी का फाइनेंस डायरेक्टर होता, जो हम होता, अगर हम बाई चांस पढ़ाने नहीं आते तो हम श्योर है कोई ना कोई कंपनी में हम फाइनेंस डायरेक्टर होता। अगर हम बाई चांस किसी कंपनी में फाइनेंस डायरेक्टर होता, और अगर बाई चांस मेरे को पैसा लेना होता, हम जीवन में कभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसा नहीं लेगा। हम जीवन में कभी किसी प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसा नहीं लेगा। हम आइदर लेगा इक्विटी वालों से या लेगा डिवेंचर वालों से। तुम लोग की तरफ हम मुंह उठाकर भी नहीं देखेगा। आइदर हम पैसा लेगा इक्विटी वालों से या लेगा डिवेंचर वालों से, प्रेफरेंस वालों से जीवन में पैसा नहीं लेगा। इसीलिए तो शायद तुम लोग सुना होगा प्रेफरेंस शेयर्स ना मैक्सिमम कंपनीज में एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्वेश्चन उठते इसका कारण क्या? अब बताते इसका कारण क्या। देखो, ये तुम कौन है? नहीं, अभिरूप नहीं, तुम डिवेंचर है। अगर मान लो डिवेंचर से हम पैसा लेता है 100 रुपया, और मान लो इंटरेस्ट रेट है 10%, तो मेरे को इंटरेस्ट क्या देना पड़ेगा? 100 का 10% 10 रुपया। पता है इनको 10 रुपया देना मंजूर है, पर वही अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मेरे को डिविडेंड देना पड़ेगा ना 10 रुपया, हम कभी नहीं देना चाहेगा। डिवेंचर वालों को हम इंटरेस्ट 10 रुपया देगा, आराम से देगा। अगर बाई चांस मेरे को डिवेंचर होल्डर को देना पड़ा 10 रुपया, हम जरूर देगा। तुम सही मिलेगा। मेरे घर जाने का भाड़ा मिल गया। मैंने टीचर के हाथ से गया है एक आशीर्वाद, वो नहीं दिखा, इसको उसमें घर जाने का भाड़ा नजर आ रहा है। अगर बाई चांस डिवेंचर होल्डर को 10 रुपया देना है, मेरे को चुभेगा नहीं, पर भाई अगर इन लोगों को 10 रुपया देना है ना, मेरे को चुभेगा। पता है कारण क्या? इनको 10 रुपया देने के लिए मेरे को खाली 10 रुपया कमाने से काम चल जाएगा, पर अगर इनको 10 रुपया देना है, मेरे को 10 रुपया कमाने से काम नहीं चलेगा, मेरे को 10 से ज्यादा कमाना पड़ेगा। कारण क्या है? 10 से ज्यादा कमाएंगे तो पहले मेरे को देना पड़ेगा टैक्स, उसके बाद जो बचा वो हो जाएगा यहां पे 10 रुपया। एक सिंपल सा बात सोचो, मान लो ईबीआईटी आया है 10, डिवेंचर वालों को इंटरेस्ट देना है 10, तो देखो 10 का ईबीआईटी कमाए, आराम से 10 रुपया दे देंगे। क्या होगा? प्रॉफिट कुछ नहीं बचा, टैक्स कुछ नहीं देंगे, लास्ट में कुछ नहीं बचा। पर वही अगर इमेजिन करो प्रेफरेंस वालों को 10 देना है, तो क्या लगता है यहां पे 10 रुपया कमाने से काम होगा? नहीं होगा। क्या 10 रुपया यहां पे कमाए हैं, मान लो इंटरेस्ट कुछ नहीं है, तो ईबीटी बचा 10। अब जैसे हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर की तरफ हाथ बढ़ाएगा ना 10 रुपया देने के लिए, मोदी जी आएंगे, मेरा हाथ काट के ले जाएंगे। वो क्या बोलेंगे? नहीं भाई, इसको 10 रुपया नहीं देने देंगे, पहले मेरे को टैक्स दो। मान लो टैक्स रेट है, एग्जाम्पल देते हैं 40%, तो 10 का 40% पहले देना पड़ेगा 4। अब बचा 6, तो भाई हम 10 रुपया कैसे देगा? यानी इनको 10 रुपया देने के लिए मेरे को 10 से ज्यादा कमाना पड़ता है। क्वेश्चन उठता है कितना? इसको देखो, देना है 10, डिवाइड करेंगे 1 माइनस टैक्स रेट से, 10 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.4। एक बार कैलकुलेट करो ना, 10 डिवाइडेड बाय 0.6 क्या होता है? कितना बोला? ये होता है 16.67। यानी मेरे को कमाना पड़ेगा 16.67, इंटरेस्ट कुछ नहीं देंगे, यहां बचा 16.67। अब 16.67 में हम 40% टैक्स देगा। जरा एक बार निकालना 16.67 का
40% क्या आता है 6.67, अब बचा 10 जो हम दे पाएगा 10। यानी इमेजिन करो इनको 10 रुपया देना है, कितना अच्छा बात है, खाली 10 रुपया कमाओ हो गया। पर मैं इनको 10 रुपया देने के लिए 10 रुपया कमाने से काम नहीं चलेगा, मेरे को कमाना पड़ेगा 16 रुपया। तो इसीलिए पता है जब हम लोग माइनस करते हैं ईबीआईटी में एक माइनस हुआ इंटरेस्ट। अब जब प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे तो इसको 10 कमाने के लिए 10 से ज्यादा कमाना पड़ेगा, तो डिवाइड किया 1 माइनस टी, यानी मेरे वो ईबीआईटी के वैल्यू को कितना ज्यादा कम करेगा। तो ये इसका करेक्ट लॉजिक है कि पोस्ट टैक्स को प्री टैक्स क्यों बनाते हैं। तुम लोग समझा? एक इंटरेस्ट है सब जानने में, इंटरेस्ट है। चलो ये था मेरा पॉइंट नंबर 5। आखिरी लिखते हैं पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या है? डीसीएल। जो फॉर्मूला पहले था वही फॉर्मूला अब है। यहां लिखते हैं पॉइंट नंबर 6। पता है यही कारण है जब तुम लोग बड़ा होगा देखिएगा कोई कंपनी में प्रेफरेंस शेयर नहीं एग्जिस्ट करता। कि यार भाई 10 रुपया देना ही है तो इसको दो ना, इसको 10 रुपया देने के लिए मेरे को 16 रुपया कमाना पड़ेगा, तुम क्यों दे तुमको? तो हम किसको देना चाहेंगे? इनको। चलो अगला लिखते हैं पॉइंट नंबर 6, डीसीएल। मेरा डीसीएल का फॉर्मूला क्या है? डॉल इंटू डीएफएल। जो फॉर्मूला पहले था एग्जैक्ट वो अब रह गया, पर वेट क्या लगता है ये कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी बन जाएगा? अब नहीं बनेगा कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी। पता है क्या बनेगा? एक सेकंड, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी तो सेम रह गया था। सुनो ना एक मिनट, सबका चेहरा ऊपर। कोई बताएगा डीएफएल का नया फॉर्मूला क्या बना था? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, यानी ईबीटी तक था। बताओ एक और चीज माइनस होगा, वो क्या होगा? प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। तो देखो ये दोनों कटेगा, क्या बनेगा? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड बाय 1 माइनस टी। डन। यानी जैसे ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर आएगा कुल मिलाकर 6 बदलाव आएगा। कोई यहां पर आना चाहेगा? क्या बात कर रहे, इतना हाथ उठा लिया। किसको बुलाए आज? देखो मेरे को एक मौका देना पड़ेगा लड़का को, अदरवाइज हम मेरे पे बहुत इल्जाम लगता है। शुभांश को कुछ टाइम पहले मिला हुई है, तो एक काम करते हैं बुलाते। हाँ नहीं, ये रो बहुत कम हाथ उठाता है। इस रो में बुलाते हैं लोकाव्या को। इसको कब मिला है? 2-3 बार मिला है तुमको? 2-3 बार मिला हुआ है? एक बार तो ठीक है, किसी और को मौका देते हैं। आपका नाम क्या है? तुम भी यश है? आ जाओ यश। अगर बाई चांस ये यश ने गलत आंसर दिया तो ये वाले यश को बुलाएंगे। तुम भी यश है? आज सब यश हो गया क्या? आ जाओ यश, आ जाओ। क्या बात है, क्या बात है, जो कॉन्फिडेंस, जो कॉन्फिडेंस। आजा कैमरा के सामने। एक काम करो और सुनो, कोई ना इसको हेल्प नहीं करेगा, ठीक है? एक मिनट, सबसे पहले तुम जरा बताना पूरे इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट। Sales minus variable cost gives us contribution minus fixed cost gives us EBIT minus EBIT minus interest gives us EBT minus tax gives us EAT. Thank you. EAT interest after tax minus preference share dividend gives us earnings available for equity shareholder, earnings available for equity shareholder and अब जरा बताना ईपीएस का फॉर्मूला क्या? ईपीएस Afish by number of equity shares. अगला बताना रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला क्या? Afish by equity share capital into 100. अगला बताना डीएफएल का फॉर्मूला क्या? DFL EBIT minus EBIT divided by EBIT divided by EBIT minus interest minus PD divided by 1 minus T. अगला बताना डॉल का फॉर्मूला क्या? All contribution by EBIT.
अगला बताना डीसीएल का फॉर्मूला क्या? DCL अच्छा DCL is contribution divided by EBIT minus contribution divided by EBIT minus EBT minus PD by 1 minus T. रुको नहीं sorry contribution contribution divided by DCL contribution divided by EBT minus PD by 1 minus T. नेक्स्ट शायद कुछ बच गया क्या? नेक्स्ट क्यों सिलेबस आउट ऑफ? एक सेकंड, और कुछ बचा नहीं क्या? चलो ठीक है, इसका राइट आंसर था इनको मिलने वाला है नहीं 2000 का नहीं, भाई इसके लिए 2000 होना चाहिए। 500 देखो आज बहुत लोग को देना है ना, तो तुमको 500 देते हैं। चलो वेरी गुड। अब एक मिनट, कोई ऐसा है जो पिछला तीनों दिन का जो भी हम पूछे बता देगा? भाई अभी तो मिला, तुम जाओ ना। किसको बुलाए? हाँ ये वाला यश आएगा, आ जाओ। पिछला 3 दिन में जो मन चाहे हम पूछेगा, ऑब्वियसली पढ़ाई रिलेटेड। टीका विका लगा कर आया आज। यश जरा एक बात बताओ, सबसे पहले बताओ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डेफिनेशन। सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर मैनेजरियल एक्टिविटी होता है जो प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। फाइनेंशियल एक्टिविटीज में 2 चीज आता है, क्या क्या? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। पैसा वहां से प्रोक्योर करेंगे जहां पे कॉस्ट कम रहेगा, वहां पे लगाएंगे जहां पे रिटर्न ज्यादा रहेगा। जैसे दोनों को जोड़ेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। चलो ठीक है। अब अगला मेरे को बताओ, अगर बाई चांस सेल गिरता है 5% तो प्रॉफिट गिरेगा उससे ज्यादा। तुम्हारा आवाज क्यों कांप रहा है? अगला जरा बताना, डीएफएल का फॉर्मूला अगर प्रेफरेंस शेयर एग्जिस्ट करता है तो क्या? डीएफएल EBIT by EBIT minus interest minus preference dividend by 1 minus tax. डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी क्यों कर रहे हैं? फॉर्मूला सब वो प्री टैक्स नेचर का बनाना है। ठीक है, पोस्ट टैक्स को प्री में बनाना है, सही बोल रहा है। अगला जरा बताना आरओई का फॉर्मूला क्या? रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी आवेश बाय इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100। आवेश कौन था? इनकम स्टेटमेंट में ईबीआईटी के आगे बढ़ो, ईबीआईटी के आगे EBIT minus interest EBT, EBT minus tax EAT, EAT minus preference dividend आफेश। आवेश का फुल फॉर्म earnings available for equity shareholder। अगला जरा बताना डीसीएल का फॉर्मूला क्या? DOL into DFL। अगला डीओएल का फॉर्मूला क्या? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। ईपीएस का फॉर्मूला क्या? आफेश बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। चलो वेरी गुड। नहीं हमको आज 4 लोग को देना है ना, तो 500 ईच दे रहे हैं। 500 ईच 4 लोग को देना है। चलो वेरी गुड, चलो डन। अब सुनो, अब एक बार एक क्वेश्चन करेंगे ताकि तुम लोग भूले, सब कुछ याद है। उसके बाद हम 2 लोग को और बुलाएगा। चलो काम करें, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन। आज उज्जवल का तबियत खराब है, आज आप आए हैं वही हमारे लिए बहुत है। आप प्लीज क्लास के बाद 1000 रुपया लेकर जाना। इसका तबियत खराब है उसके बावजूद आया है, आप डिजर्व करते हैं इंसेंटिव। क्या हार्ट अटैक आ रहा है किसको? तुमको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। सर लाइव वालों के लिए क्या इंसेंटिव है?
देखो लाइव ऑनलाइन के लिए भी कुछ होना चाहिए, क्या करें इन लोग से आंसर कैसे ले, वही समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, हम लाइव ऑनलाइन के लिए कुछ करता है, जबरदस्त कुछ प्लान करता है। लेट मी प्लान समथिंग। चलो एक काम करना प्लीज, एक बार ना पेज नंबर 45 क्वेश्चन नंबर 10। अब कुछ नहीं करना, 3 छोटा छोटा क्वेश्चन करेंगे 10-10 मिनट का, और आज का क्लास होता है खत्म। पेज 45 क्वेश्चन 10। अब लेवरेज में और कुछ बचता नहीं है, हमारा जो लेवरेज में पढ़ना था पढ़ लिए। कल मेरे को एक डेरिवेशन करना है, फॉर्मूला ऐसा क्यों बना जैसा मैंने वादा किया था, और डिराइव करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलो आज सुनो ना, सही से बताना, ये लोग दोनों जो आंसर दिया, कितने लोगों को सारा आंसर्स पता था, A to Z। चलो वेरी गुड। आपको नहीं पता था सारा आंसर्स? कितनी बढ़िया लड़की है ये, लड़की ने सच कहा है, ये लड़की ने सच कहा है, हमको कुछ नहीं आता। चलो स्टार्ट कर दे क्वेश्चन। अब चलो स्टार्ट कर दे क्वेश्चन नंबर 10। तुम लोगों को बड़ा प्रॉब्लम है, किसी और को कुछ मिले ना। सर जब हम नहीं आता तो अब थर्ड पे नजर जाता है। ओ अच्छा गौरव सर, अब तो आना पड़ेगा लाइव ऑनलाइन फेस टू फेस। आओ चलो, चलो एक काम करें, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या लिखा हुआ है जरा देखे। The following data are available for ABC Limited and XYZ Limited। जरा देखो, मेरा दो कंपनी के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, मेरे को बनाना है इनकम स्टेटमेंट। पहला बोलते हैं सेल वॉल्यूम। दोनों ने, कंपनी ने कितना यूनिट बनाकर बेचा? 10,000। बहुत ही नेक कार्य किया, 10,000 यूनिट बनाकर बेचा। मेरा सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे सेल वैल्यू मिल जाएगा ना। कितना यूनिट बेचे? 10,000 इंटू 200। कितना यूनिट बेचे? 10,000 इंटू 200, मिल गया सेल वैल्यू। अरे है ना। एक तो पता है, हम जब क्वेश्चन डिस्कस करते हो मेरा सुनता ही नहीं है, सब ना करने बैठ जाता है। मेरे को माइनस करना है वेरिएबल कॉस्ट। जरा देखो, मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, और मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट से, क्या मिल जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट। मिल गया कंट्रीब्यूशन। अब अगला मेरे को माइनस करना है फिक्स कॉस्ट। अब आइडियलिस्टिकली फिक्स कॉस्ट मेरे को देना चाहिए था टोटल में। ये कॉस्ट हम लोग डिस्कस किए थे कि जैसे शब्द वेरिएबल कॉस्ट आए पर यूनिट, जैसे शब्द फिक्स कॉस्ट आए टोटल में देना चाहिए, पर भाई फिक्स कॉस्ट दिया है पर यूनिट, तब ऑप्शन नहीं है, यूनिट से मल्टीप्लाई करके टोटल फिक्स कॉस्ट निकालना पड़ेगा। मिल गया EBIT। अब आगे बोलता है 3 लोगों से पैसा लिया है, एक इक्विटी वालों से, अगला प्रेफरेंस वालों से, तीसरा डिवेंचर से। अब EBIT के बाद मेरे को माइनस करना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किसको देंगे? जिससे लोन लिए थे। अब बताओ तो ये तीनों के अंदर में लोन कौन है? डिवेंचर। तो डिवेंचर से जितना रुपया लिए मल्टीप्लाई कर देंगे जो उनका इंटरेस्ट रेट है, क्या मिलेगा? इंटरेस्ट का अमाउंट। क्या मिल जाएगा? EBT। अब EBT के बाद मेरे को माइनस करना है टैक्स। जरा देखो, टैक्स रेट दिया हुआ है, ये रहा 60%। भाई कौन सा देश है? जिस देश में 60% हो, हम तो भैया उस देश को छोड़ के चले जाए। EBT में माइनस करना है टैक्स, क्या मिलेगा? EAT। अब EAT के बाद माइनस करना है प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड किसको देंगे? प्रेफरेंस शेयर वालों को। देखो प्रेफरेंस शेयर का पैसा है, ये रहा 1 लाख, इधर में कुछ नहीं है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड रेट है 13%, तो 1 लाख का 13%, यानी पहले वाले में आएगा, दूसरे वाले में कुछ नहीं आएगा क्योंकि प्रेफरेंस शेयर ही नहीं था। क्या मिलेगा? आफिश। बन गया इनका स्टेटमेंट। इसके बाद कैलकुलेट करना है ROE, DFL, DCL। हम चाहेंगे सारा कैलकुलेशन आप लोग स्वयं करें, और बाद में कौन ज्यादा रिस्की है वो एक लाइन का कमेंट है, वो बाद में करेंगे। हम चाहेंगे एक बार आप लोग फटाफट इनकम स्टेटमेंट स्वयं बनाएं। और आपका नाम क्या है? हाँ, तू? मैं विजय केडिया। यही है विजय जो लाइव ऑनलाइन में फटाफट आंसर देता था। क्या बात है, थैंक यू सो मच। ट्राई करना एक बार सारा इनकम स्टेटमेंट अपने आप बनाने का। जहां पे अटको घबराना मत, आपका रंजन है। आपका नाम क्या है? अनीश। क्या बात है अनीश, आपका नाम क्या है? क्या? आगे बोलो।
आओ, तुम भी तो बड़ा फटाफट आंसर देता है ना, तुम वही तो है। पूरा डॉल डीएफएल डीसीएल आरओ सब निकल गया। रुक जाओ एक मिनट। तुम एक चीज रियलाइज करना, एफएम का क्वेश्चंस बड़ा फटाफट होता है। कंसेप्ट्स में एफएम बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। आप सोचो फिक्स्ड कॉस्ट कितना अच्छा चीज होता है, जो पहला दिन जाने। डिबेंचर या प्रेफरेंस में डिबेंचर हमेशा बेटर है, प्रेफरेंस नहीं, याद जाने। तो रियल लाइफ में ये सब्जेक्ट काम आएगा। हालांकि क्वेश्चन वाइज बड़ा सिंपल चलता है। हाँ, वो पढ़ेंगे ना, परसों पढ़ेंगे। क्या ये खत्म हो जाएगा संडे? इसका कोई भी चैप्टर ना छोटा छोटा होता है, 5-6 क्लास मैक्सिमम। एक बड़ा चैप्टर आएगा कैपिटल वेटिंग, वो लास्ट में आएगा, आखिरी चैप्टर, वो चलेगा 14 क्लासेस। रेशियो एनालिसिस भी इजी है। हाँ, 12 में तो शायद 12-13 फॉर्मूला होगा, यहाँ पे 50-60 है। घबराना मत, 2 दिन के अंदर में हर एक फॉर्मूला हर एक जन को याद रहेगा, ये मेरा गारंटी है। हाँ हाँ सारा। आज जनरली जो एमबीए फाइनेंस रहता है, जो फाइनेंस डायरेक्टर है, फाइनेंस मैनेजर है, वो लोग सोचो ना यहाँ पे कितना अच्छा अच्छा डिसीजन है कि डिबेंचर से ले या प्रेफरेंस से ले, तो वो तो सब वहां का टॉप मैनेजमेंट डिसीजन लेगा ना। तो देखो अकाउंट्स में पढ़ते तो थे प्रेफरेंस का ये ट्रीटमेंट होता है, पर उससे नहीं लेना है वो कभी नहीं पढ़े, वो यहां जाने क्यों नहीं लेना है। हाँ करेक्ट। नहीं, वहां पे रियल लाइफ सिनेरियोज ले लेके होता है। चलो स्टार्ट करें क्वेश्चन 10। क्या बात है, यज्ञेश, रोहित, हर्ष सब ने कहा डन, देवांश ने कहा डन। तेज बोलता है मैं ब्लाइंड स्पॉट हूं। क्यों भैया? अच्छा उस सेंस में। प्रीति जी ने कहा डन। थैंक यू सो मच प्रीति जी, थैंक यू सो मच। आंचल जी ने कहा डन। क्या बात है यश, जब से 500 मिला है फटाफट चेहरे पे मुस्कान। पहला लिखते हैं सेल वैल्यू। मेरा सेल वैल्यू क्या आएगा, 10,000 यूनिट बेचे एट द रेट 200 दोनों में, यानी सेल वैल्यू आएगा 20 लाख। माइनस करना है वेरिएबल कॉस्ट। क्वेश्चन उठता है वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा। एक यूनिट का 120 तो 10,000 का 10,000 इंटू 120 12 लाख। एक यूनिट का 150 10,000 का 10,000 इंटू 150 15 लाख। पहले में 12 लाख, अगले में 15 लाख। यानी क्या मिलने वाला है कंट्रीब्यूशन, जो शायद आने वाला है 8 लाख एंड 5 लाख। चलो अगला माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट। मेरा फिक्स कॉस्ट देखो आइडियलिस्टिकली दिया जाना चाहिए था टोटल में, पर ये पर यूनिट दिया है, यानी यूनिट से मल्टीप्लाई करके टोटल बनाना पड़ेगा। एक यूनिट का 60, 10,000 का 10,000 इंटू 60 6 लाख। एक यूनिट का 30, 10,000 का 10,000 इंटू 30 3 लाख। चले आएगा ईबीआईटी 2 लाख और 2 लाख। अब मेरे को ईबीआईटी के बाद माइनस करना है इंटरेस्ट। क्वेश्चन उठता है इंटरेस्ट किसको देंगे, जिससे लोन लिए थे। अब इधर वर्ड यूज करेगा लोन, या बोलेगा बोरोइंग्स, या बोलेगा डिबेंचर, एक ही बात है। जरा देखें हमारा लोन या डिबेंचर या बोरोइंग्स का वैल्यू क्या है। ये रहा डिबेंचर का वैल्यू या लोन का वैल्यू। अब लोन को हर साल देना है इंटरेस्ट। मेरा इंटरेस्ट रेट देखो दिया हुआ है, ये रहा। यानी 6 लाख रुपए का लोन लिए, उस पर 16.25% देना है। अगर कैलकुलेट करेगा 6 लाख का 16.25%, मेरा मानसिक गणित कहता ही आएगा 97,500। दूसरे वाले से 4 लाख रुपए का लोन लिए 15% देना है,
4 लाख का 15% क्या होता है? 60,000। चलिए मेरे को क्या मिलने वाला है? ईबीटी। अब मेरे को ईबीटी में माइनस करना है टैक्स। क्वेश्चन उठता है टैक्स रेट कितना दिया हुआ है? ये रहा 60%। मेरा टैक्स रेट दिया है 60%। टैक्स किस पर कैलकुलेट करते हैं? ईबीटी पे। सुनो ना, कोई कैलकुलेट किया तो हेल्प करो ना। और ये वाला यानी ये मिलने वाला है EAT, ये आएगा 41,000 और ये आने वाला है 56,000। अब EAT के बाद मेरे को माइनस करना है प्रेफरेंस डिविडेंड। चलो माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड किसको देने वाले हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। मेरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर का वैल्यू देखो कितना है? 1 लाख। यहां पे कुछ नहीं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड का रेट क्या है? 13%। तो 1 लाख का 13% आएगा 13,000। और भाई दूसरे वाले में अगर प्रेफरेंस शेयर ही नहीं है तो डिविडेंड किस बात का देंगे? थोड़ी देर से देंगे। लीजिए ना, लीजिए ना। ये आएगा 13,000, ये आएगा 0। ये मेरे को मिलने वाला है आफेश, जो अगर कैलकुलेट करो ये शायद आएगा 28,000। ये आने वाला है 56,000। बोलो। नहीं, फिर वहां तो ईबीआईटी बाय ईबीटी से ही काम चल जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब देखो मेरे को क्या क्या चीज कैलकुलेट करने बोला है। पहला आरओई, डॉल, डीएफएल, डीसीएल। एक मिनट, तुम लोग का इनकम स्टेटमेंट यहां तक राइट बना? इनकम स्टेटमेंट यहां तक हुआ तो आधा से ज्यादा काम तो हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? लड़ाई कर रहे तुम लोग? लड़ना नहीं चाहिए। चलो एक काम करें, कैलकुलेट करते हैं आरओई। 1 मिनट। आरओई का फॉर्मूला क्या है ये बताने वाली हैं आप। चलो परफेक्ट। आपका नाम क्या है? अर्चना। आफेश डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100। एक बार जरा कैलकुलेट करो कितना आएगा। पहले वाले में आफेश का वैल्यू है 28,000 डिवाइडेड बाय पहले वाले में इक्विटी का वैल्यू है 3 लाख इंटू 100। अगर कैलकुलेट करेगा 28,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100, ये शायद आने वाला है 9.33%। ठीक। दूसरे वाले में अगर कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा? 56,000 को डिवाइड करना है इक्विटी से, वो कितना है? 6 लाख। परसेंटेज करें इंटू 100, ये शायद आने वाला है 9.33%। बोलो यहां तक क्लियर है? डॉल के फॉर्मूला में कोई झमेला नहीं है कैलकुलेट करना। डीएफएल थोड़ा संभाल के करना, और डीसीएल में डॉल इंटू डीएफएल कर देना। नहीं नहीं नहीं, ये कोइंसिडेंस का सेम है, अलग अलग ही आना चाहिए, दो अलग अलग कंपनी का। चलो अगला है मेरा डॉल। मेरा डॉल का फॉर्मूला क्या है ये आप बताइए। आप बड़ा मुस्कुरा रही हैं। आपका नाम क्या है? प्रेरणा। मेरा फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन देखो है 8 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख 4 टाइम्स। यहां पे 5 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख 2.5 टाइम्स। हाँ सुनो, हम सीधा आंसर लिख दे 4 और 2.5। सर एग्जाम में आफेश लिख सकते हैं या फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा? आफेश एक स्टैंडर्ड अब्रीविएशन है, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये आएगा 4 टाइम्स, ये आएगा 2.5 टाइम्स। मेरा डीएफएल को थोड़ा संभाल के लिखना। डीएफएल का फॉर्मूला क्या है ये बताने वाले हैं आप। चलो वेरी गुड। अब देखो पहले वाले के अंदर में ईबीआईटी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2 लाख। डिवाइड करना है ईबीटी, ईबीटी, ईबीटी 1,02,500। माइनस करना है प्रेफरेंस डिविडेंड 13,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। टैक्स रेट देखो दिया हुआ है 60%। 60% का मतलब होता है 60/100, जो क्या होता है 0.6। तो पहले पता है हम लोग क्या करेंगे? 13,000 डिवाइडेड बाय 0.4, ये शायद आएगा 32,500। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? 2 लाख
डिवाइडेड बाय 1,02,500 माइनस 32,500 जो नीचे आ जाएगा 70,000। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 70,000। एक बार कैलकुलेट करके बताओ ना कितना आएगा। ये आएगा 2.86 टाइम्स। पता है दूसरे वाले में झमेला नहीं है, कोई प्रेफरेंस शेयर्स ही नहीं है। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं तो ये फैक्टर तो ऐसे ही खत्म हो गया। तो क्या बचेगा, ईबीआईटी बाय ईबीटी। मेरा ईबीआईटी है 2 लाख डिवाइडेड बाय 1,40,000 जो शायद आने वाला है 1.43 टाइम्स। बोलो क्लियर है यहां तक। लास्ट में निकालना है डीसीएल। डीसीएल में ना ज्यादा फॉर्मूला टॉर्मूला नहीं, डॉल इंटू डीएफएल कर देना, ठीक है। यहां पे थोड़ा लोचा वाला फॉर्मूला हो जाएगा, सीधा करना डॉल इंटू डीएफएल। 4 इंटू 2.86 11.44 टाइम्स। 2.5 इंटू 1.43 3.575 है क्या, 57 टाइम्स कर देते हैं। सुनो ना, जो लोग मेरे से पहले की उन लोग का राइट आंसर आया था, मेरा पार्ट भी एक लाइन का कमेंट है। कमेंट आप लोग बताओ क्या करें। क्या लिखा हुआ है, एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट विच ऑफ द टू कंपनीज वुड यू डिस्क्राइब एज मोर रिस्की। क्वेश्चन उठता है दोनों के अंदर में ज्यादा रिस्की कौन है। अब देखो, रिस्क को मेजर करता है लेवरेज। जरा देखिए लेवरेज किसमें ज्यादा है। ऑपरेटिंग रिस्क को मेजर करता है ऑपरेटिंग लेवरेज। देखो यहां पे 2.5 है, यहां पे 4, यानी यहां पे प्रॉफिट 2.5 टाइम्स कम होता है, यहां पे 4 टाइम्स कम होता है। तो ऑपरेटिंग रिस्क किसमें ज्यादा। डीएफएल देखो यहां पे 1.43 है, यहां पे 2.86 है, यानी फाइनेंशियल रिस्क भी इसमें ज्यादा। अगर ऑपरेटिंग रिस्क भी इसमें ज्यादा है, फाइनेंशियल रिस्क भी इसमें ज्यादा है, तो ऑब्वियस सा बात है मेरा कंबाइंड रिस्क भी इसमें ज्यादा रहेगा। यानी जिसके अंदर में लेवरेज का वैल्यू ज्यादा रहेगा वो ज्यादा रिस्की रहेगा। कारण क्या है, लेवरेज ही तो मेजरमेंट ऑफ रिस्क था, ये रिस्क को मेजर कर रहा है। तो जिसके अंदर में लेवरेज का वैल्यू ज्यादा है वो मेरे लिए ज्यादा रिस्की रहेगा। लिख देते हैं, कर सकते हैं करेक्ट। ज्यादा रिस्क है तो ज्यादा रिटर्न है। यहां पूछे ज्यादा रिस्क किसमें है, एबीसी में। ज्यादा रिटर्न में आने का चांस भी किसमें है, एबीसी में। चलिए यहां लिखते हैं, एबीसी लिमिटेड इज मोर रिस्की। बोलते हैं ना, हाई रिस्क हाई रिटर्न, नो रिस्क नो रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। रिस्क है तो वो इश्क है। तुम लोग देखा स्कैम 92 जो मजा आया था, उससे मैं लगा नहीं कि बड़ा होके वैसा कुछ करना है। आप तो कर रहे हैं भाई, हम क्या कर रहे हैं। वो फ्रॉड किया था, हम कौन सा फ्रॉड कर रहे हैं, स्कैम। ABC Limited is more risky since it has higher operating as well as financial risk. रिस्क है तो इश्क है। नाइस। पढ़ाई में पहली बार सुन रहे हैं, कभी भी लेवरेज चैप्टर में कोई इसका जिक्र नहीं किया था। रिस्क है तो इश्क है, तुम लोग थोड़ा उस टाइप के है ना। चलो डन। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। अगला क्वेश्चन जो तुम लोग करने वाला है वो मेरे टर्म में आया हुआ है। यानी जिस दिन हम अपना एग्जाम दिए थे जिस टर्म में, उस टर्म में वो क्वेश्चन आया था। जरा देखो तुम लोगों को मेरे टर्म का क्वेश्चन कैसा लगता है। वो आया था नवंबर 2005 में। हम अपना सीए इंटर का एग्जाम दिए थे नवंबर 2005 में। उस टर्म में एक क्वेश्चन आया था जो तुम लोग करने जा रहा है। ऑब्वियसली किए थे भाई, चीप लड़का है। किए भी थे, राइट भी किए थे। आ 87 ऑब्वियसली बहुत अच्छा है। सुनो ना, एक बार इधर आओ ना, वो क्वेश्चन कहां गया, दिख ही नहीं रहा। ये रहा पेज 48 क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन है मेरे टर्म का। ये क्वेश्चन है मेरे टर्म का, रंजन के टर्म का। ये 10 मिनट में हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, बस 2 क्वेश्चन 10-10 मिनट का है। फिर आज आप लोग घर जाओ। ठीक है,
आदित्य वैसा भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आकृष बोल रहे हैं सर आफेश और पाफेश एक ही चीज है, एक ही चीज है। इधर हम लोग चाहे तो ई लगाए या उसकी जगह पी लगाए। जैसे ईएटी बोले या पीएटी बोले एक ही बात है। एक सेकंड, पीएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स या पाफेश। पाफेश सुनने में गंदा लगता है, आफेश सुंदर लगता है। चलो एक काम करते स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 16 हमारा आज का अगला क्वेश्चन है। स्टार्ट क्वेश्चन 16। उज्जवल भाई तुम अपना तबियत का ख्याल रखना, एक क्लास के अंदर तुमको तुम्हारे घर छोड़ने चलेगा। चलो क्या लिखा हुआ है? Delta Limited currently has an equity share capital of rupees 10 lakh, consisting of 1 lakh equity share at the rate rupees 10 each. यानी आज के दिन मेरे कंपनी में ऑलरेडी 1 लाख शेयर पड़ा हुआ है एट द रेट 10। भाई 10 लाख रुपया ऑलरेडी पड़ा हुआ है। द कंपनी इज गोइंग थ्रू अ मेजर एक्सपेंशन प्लान रिक्वायरिंग टू रेज फंड टू द ट्यून ऑफ रुपीज 6 लाख। भाई 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है, इसके अलावा इसको 6 लाख रुपया और चाहिए। कैसा लालची आदमी है। 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है, 6 लाख रुपया इसको और चाहिए। टू फाइनेंस द एक्सपेंशन द मैनेजमेंट हैज द फॉलोइंग प्लान। अब भाई 6 लाख रुपया कहां से लेकर आए? मेरे पास प्लान है, 4 प्लान। पहला है प्लान 1। ये 6 लाख रुपया हम पता है कहां से लेकर आने वाले हैं? 60,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10। यानी पहले ऑप्शन में डिबेंचर नहीं आएगा तो इंटरेस्ट पे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। यह मेरे पास अगला प्लान है 40,000 रुपया लेकर आए इक्विटी शेयर एट द रेट 10। तो देखो भैया 6 लाख रुपए में से 4 लाख रुपया आ गया इक्विटी शेयर से। मेरा 6 लाख में 4 लाख आ गया इक्विटी शेयर से, तो अभी भी बैलेंस बचा हुआ है। बैलेंस कितना बचा हुआ है? 2 लाख। बोलता है बाकी जो बैलेंस 2 लाख रुपया बच गया ये बोरो करेगा। एक सेकेंड, अगर बोरो करेगा तो इस पे मेरे को क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कौन से रेट में देना पड़ेगा? 12% पे। तो 2 लाख रुपए का 12%, यानी 24,000 रुपए का इंटरेस्ट आएगा प्लान 2 में। अरे है ना। मेरा अगला है प्लान 3। प्लान 3 क्या है? 30,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 इशू करे। यानी 30,000 एट द रेट 10, यानी 3 लाख आया इक्विटी शेयर से। अब जो बाकी बैलेंस बच गया, बाकी बैलेंस क्या बचा? 3 लाख रुपया। वो कहां से लेकर आएंगे? 9% डिबेंचर से। यानी इस ऑप्शन में भी मेरे को क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। या प्लान 4 है 30,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10, 3 लाख इक्विटी शेयर, और बाकी जो बैलेंस 3 लाख बच गया वो कहां से लेकर आएंगे? 6% प्रेफरेंस शेयर। लास्ट ऑप्शन में डिबेंचर नहीं है, प्रेफरेंस शेयर है। और अगर प्रेफरेंस शेयर है तो मेरे को उस पर क्या देना पड़ेगा? प्रेफरेंस डिविडेंड। बोलता है भाई जहां से रुपया लेकर आओ, आएगा तो 6 लाख। अगर आएगा 6 लाख तो हर जगह सेल वैल्यू सेम ही रहेगा, सेम ही रुपया आया है। अगर सेल वैल्यू सेम रहेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी सेम रहेगा, यानी कंट्रीब्यूशन भी सेम रहेगा। फिक्स कॉस्ट तो एनीवे सेम होता है, यानी ईबीआईटी भी रहेगा सेम। क्वेश्चन सोचो कितना बेचारा मासूम है, वो सीधा ईबीआईटी का वैल्यू दे दिया। बोलता है चारों ऑप्शन के अंदर में ईबीआईटी क्या होने वाला है? 4 लाख। टैक्स रेट क्या है? 40%। कुछ नहीं करना, ईबीआईटी से शुरू करेंगे, आफेश पे पहुंचेंगे और बाद में कैलकुलेट करेंगे ईपीएस एंड डीएफएल। 4 कॉलम बनेगा। स्टार्ट करेंगे ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी माइनस टैक्स सीएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड आफेश। कैसा लगा मेरे टर्म का क्वेश्चन? सही से बताओ मेरे टर्म का क्वेश्चन कैसा लगा? कुछ खास नहीं है। हाँ, तभी रैंक आया था। मेरे को भड़काओ मत। 1 मिनट। फहाद ने कहा डन। फहाद ने कहा डन। ऑफलाइन वालों कब खून खोलेगा तुम लोग का? चलिए काम करते हैं, बनाते हैं 4 कॉलम। प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3, प्लान 4। क्या नाम है आपका? विशाखा जी। किसी नए के आ जाना पे पुराने को भुला ना देना।
कोई अगर जीवन में नया आ जाए, पुराने वाले को भुला ना देना। ये मेरा मैसेज आप लोग सबके लिए है। अगर तुम लोग के लाइफ में कोई नया इंसान आ जाए, पुराने वाले को भुला ना देना। ये पूछ रहा है इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? कुछ तो कारण है जो हम ये लाइन बोले हैं। किसी नए के आ जाने पे पुराने वाले को भुला ना देना। तुम बोलेगा बहुत गजब का बात बोले तो आप। चलो प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3, प्लान 4। देखो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ईबीआईटी से। मेरा हर ऑप्शन में ईबीआईटी का वैल्यू क्या है? 4 लाख। भाई अगर हर जगह सेम रुपया आ रहा है तो सेल वैल्यू सेम, वेरिएबल कॉस्ट सेम, कंट्रीब्यूशन सेम, फिक्स कॉस्ट सेम, ईबीआईटी भी सेम। कितना रहेगा? 4 लाख। चलो स्टार्ट करते हैं 4 लाख से। माइनस करते हैं इंटरेस्ट। भैया इंटरेस्ट तो उसमें माइनस करेंगे जिसके अंदर, जिस प्लान के अंदर में लोन रहेगा। जरा देखो तो लोन या डिवेंचर या बोरोइंग्स कौन से प्लान में था? प्लान 1 में ओनली इक्विटी शेयर है तो इंटरेस्ट का सवाल ही नहीं उठता। मेरा प्लान 2 के अंदर में बोरो कर रहे हैं तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। देखो 4 लाख लेकर आए थे इक्विटी शेयर से, बाकी बैलेंस बोरो किए, यानी 2 लाख बोरो कर रहे हैं। इंटरेस्ट रेट क्या है? 12%। तो 2 लाख का 12% क्या होता है? 24,000। ठीक है यहां तक? मेरा अगला है प्लान 3। प्लान 3 के अंदर में देखो डिबेंचर से पैसा आया। 3 लाख लेकर आए थे इक्विटी शेयर वालों से, बाकी 3 लाख लेकर आए हैं डिबेंचर वालों से। डिबेंचर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। इंटरेस्ट रेट क्या है? 9%। तो 3 लाख का 9%। मेरा प्लान 4 के अंदर में देखा कुछ आया है इक्विटी वालों से, कुछ आया है प्रेफरेंस वालों से। यानी ना डिबेंचर है, ना बोरोइंग्स है, ना लोन है, तो इंटरेस्ट का सवाल ही नहीं उठता। तो यहां कुछ नहीं आएगा, मेरे को सीधा क्या मिल जाएगा? ईबीटी। मेरा ईबीटी के बाद माइनस करना है टैक्स। क्वेश्चन उठता है टैक्स रेट कितना दिया हुआ है, जरा देखना। टैक्स रेट दिया हुआ है मेरा टैक्स रेट दिया हुआ है 40%। मेरा टैक्स क्या चीज पर कैलकुलेट करते हैं? जो लास्ट में प्रॉफिट बच जाए यानी ईबीटी, उसका 40% टैक्स दे देंगे। क्या बचेगा? ईएटी। जाएगा 1,60,000, जाएगा 150,400, जाएगा 149,200 और ये आएगा 1,60,000। यानी माइनस करते हैं मेरे को तुरंत क्या मिलने वाला है? ईएटी। ये आएगा 2,40,000, ये आएगा 325,600। एक सेकंड, अभी सही लिखा था 325। ओ सॉरी, हाँ वो एक ही बात है। नेक्स्ट वाला आने वाला है 223,800 और ये आएगा 2,40,000। बोलो यहां तक क्लियर है? मेरे को ईएटी के बाद माइनस करना है प्रेफरेंस डिविडेंड। मेरे को सीधा क्या मिलने वाला है? आफेश। चलो अगला बारी आया है प्रेफरेंस डिविडेंड का। मेरा अगला बारी आया है प्रेफरेंस डिविडेंड का। प्रेफरेंस डिविडेंड किसको देंगे? जिससे किसको देंगे प्रेफरेंस शेयर? जिस ऑप्शन में था। जरा देखो तो प्रेफरेंस शेयर कौन से ऑप्शन में दिखा था? ओनली प्लान 4 में है, बैलेंस 6% प्रेफरेंस शेयर। अब 3 लाख लेकर आए थे इक्विटी शेयर से, बोलता है बाकी जो बैलेंस बच गया, मतलब 3 लाख लेकर आ रहे हैं प्रेफरेंस शेयर से। यानी मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड कितना आएगा? 3 लाख का 6%।
कैलकुलेट करके देखना कितना आने वाला है, 18,000। तो पहला तीनों में नहीं आएगा, लास्ट वाले में आएगा 3 लाख का 6%। मेरे को क्या मिलने वाला है, आपेश, है ना? सुनो ना, तुम लोग को यहां तक राइट हुआ? इसके बाद कैलकुलेट करना है 2 चीज, दोनों निकल गया, फिर कर लो आज का लास्ट क्वेश्चन। घर जाओ। एक सेकंड, तुम लोग का हो गया? नहीं तो फिर वेट करो। कैलकुलेट करना है ईपीएस। चलो एक काम करें, जरा कैलकुलेट करें ईपीएस। मेरा क्वेश्चन उठता है, ईपीएस कैसे आएगा? ईपीएस कैसे आएगा? इक्विटी वाले को क्या मिलेगा जो लास्ट में बचा हुआ था? डिवाइड करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, क्या मिलेगा? ईपीएस। सुनो ना, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बताओ ना कितना कितना है, वापस बोलो। एक से तुम लोग यहां तक हो गया है ना? इन्होंने कहा है 60-40, 60-40-30-30। जस्ट 2 मिनट पहले बोले थे किसी नए के आ जाने पे पुलाने वाले को भुला ना देना। भाई जो ऑलरेडी 1 लाख इक्विटी शेयर पड़ा है उसका क्या? आज जो ऑलरेडी पहले 1 लाख इक्विटी शेयर पड़ा है उसका क्या? 1 लाख पहले से पड़ा हुआ था। विशाखा जी, नए के आने पे पुराने वाले को भुला ना देना। समझ में किस कॉन्टेक्स्ट में बात किया था? और ये एफएम में हर चैप्टर में काम आएगा। जो पुराना रहे, कोई नया आ गया, पुराने वाले को भुला देगी? नहीं नहीं, तुमको नहीं बोला, वैसे इन जनरल। हमेशा ध्यान देना, पहले कितना ऑलरेडी शेयर पड़ा हुआ था वो तो अभी भी है। मेरा 1 लाख शेयर तो पहले से पड़ा हुआ था। प्लान 1 में 60,000 और आया, तो मिलाकर 1,60,000। प्लान 2 के अंदर में 1 लाख शेयर पहले से पड़ा हुआ था, देखो लिखा है ना, ऑलरेडी करेंटली ऑलरेडी 1 लाख पड़ा हुआ है। यहां पे 40,000 और आया, मिलाकर 1,40,000। यहां पर 1,30,000, यहां पर 1,30,000। एक सेकेंड, सही से बताना ये कितने लोग राइट किए थे? हम नहीं मानेगा, हम मान ही नहीं सकता। और पता है ये तुम लोग राइट क्यों किया? क्योंकि हम जस्ट 10 मिनट पहले बोला था नए के आ जाने पे पुराने वाले को भुला ना देना। हाँ था ना, सुन लो। अब समझ में आया मेरे टर्म का क्वेश्चन कैसा था? तुम्हारा राइट हुआ था? पता है एग्जाम में भी ऐसे ही होता है। एग्जाम में आदमी सही करता है पर आसपास वाले गलत करते हैं, हम भी गलत कर देते हैं। पास नहीं, रैंक के साथ पास हुए थे। क्या बात है। देवांश बोल रहा है मेरा रॉन्ग था, वो है असली ऑनेस्ट लड़का। सुनो ना, अब मेरे को डिवाइड करके बताओ ना, ईपीएस कितना कितना आ जाएगा? 1.5, 1.61, 1.72, 71। अगला कैलकुलेट करना है डीएफएल। डीएफएल का फॉर्मूला क्या है? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड बाय 1 माइनस टी। अब पता है जो प्रेफरेंस डिविडेंड वाला झमेला वो तो खाली प्लान 4 में है। मेरा पहला 3 प्लान में प्रेफरेंस शेयर्स ही नहीं था, यानी नॉर्मल फॉर्मूला है ईबीआईटी बाय ईबीटी। ईबीआईटी बाय ईबीटी, ओह ये मैं खुद करूंगा। 1 4 लाख बाय 376, ये आने वाला है 1.06, ये आने वाला है 1.07, ये आने वाला है 1.08। तुम लोग ये चारों आए क्या? डीएफएल शायद तुम लोग राइट कर दिया होगा, पर लोचा हो गया है ईपीएस में। आज हम चाहेंगे घर जाके सबको अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाए, किसी नए के आ जाने पे पुराने वाले को भुला ना देना। सही बता रहा है, ये बहुत मजा आएगा। एक बार लगा के देखो ना, घर वाले को ब्लॉक कर देना व्हाट्सएप स्टेटस में। तुम लोग एक सेकंड, व्हाट्सएप स्टेटस में घर वालों को ब्लॉक नहीं किया है? सही में नहीं किया है? इंस्टाग्राम में उन लोग को
फॉलो ही नहीं किए हैं। हाँ, हम तो ब्लॉक किए हैं। नहीं, घर वालों को ऐसे ब्लॉक नहीं करना चाहिए, नहीं किया है हम। एक मेरी रिलेटिव बैठी हुई है यहाँ पे। चलिए काम करें, स्टार्ट करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन हम आधा करके छोड़ देंगे, बाकी आधा आपका होमवर्क। जो अच्छा वाला पार्ट है हम करेंगे, बाकी आधा आप लोग घर में करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। सही से बताओ ये क्वेश्चन कैसा था? ना अच्छा तुम नहीं, बहुत अच्छा था। तो तुम फाइनली क्या सीखी आज? नहीं नहीं, मजाक नहीं करे, एक बार ये मुंह से बोलो, जीवन में कभी कोई गलती नहीं होगा। एक बार मुंह से बोलो। नए के आने से पुराने को नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए हम लोग हमेशा याद रखेंगे इसको। चलिए काम करें, स्टार्ट करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर है पेज 49, क्वेश्चन नंबर 20। ये पूरा नहीं करेंगे, जो अच्छा पार्ट है उतना कर लेंगे, बाकी आप लोग घर में करेंगे। ठीक, बोलो। लेट्स से अगर वो क्वेश्चन 6 मार्क का रहता तो तुमको 6 में 4 मिलता, 5 मार्क का था शायद। याद नहीं है मेरे को, ऑनेस्टली याद नहीं है, 5 का था या 10 का था, याद नहीं है। 18 साल पुराना बात कौन याद रखता है? चलिए काम करें, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। पूरे एफएम का एक ही धर्म, एक ही कर्म, नए वाले के आ जाने पे पुराने वाले को भुला ना देना। और लगातार हर चैप्टर में, हर क्वेश्चन में आएगा। ठीक है ना? तेज समझ गया ना तुम? समझ गया ना तेज? चलो स्टार्ट करें क्वेश्चन 20। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू नव्या लिमिटेड। क्या बात है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर रिलेटिंग टू नव्या लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इज गिवन बिलो। देखो आज के दिन कितना आउटपुट बनाते हैं? 1 लाख यूनिट। एक सेकंड। आज के दिन कितना आउटपुट बनाते हैं? 1 लाख यूनिट। मेरा सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है 40, मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया है 20, मेरा फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 10 लाख। तो देखो सेल, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी तक तो पहुंच गए। यहां तक दोनों झमेला। अब आगे बोलते हैं द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी एज ऑन 31 मार्च 21 इज एज बिलो। आज के दिन कितना इक्विटी शेयर कैपिटल है? 1 लाख शेयर एट द रेट 10 लाख रुपीस। ये काम का बात है, 1 लाख शेयर है, ईपीएस निकालने में काम आ सकता है। मेरा रिजर्व एंड सरप्लस क्या है? 5 लाख। आई डोंट केयर। मेरा 7% डिबेंचर पड़ा हुआ है 10 लाख का, ये वापस काम का बात है। बताओ इस लाइन से मेरे को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट का वैल्यू। करंट लायबिलिटी आई डोंट केयर, टोटल आई डोंट केयर। अब आता है अगला लाइन। Navya Limited has decided to undertake an expansion project to use the market potential that will involve rupees 10 lakh। यानी भैया जितना रुपया ऑलरेडी पड़ा हुआ है इनको चैन नहीं है भाई, लालच का भी कोई सीमा होना चाहिए। इतना लालची है ये, इतना लालची है, इसको और एक्सपेंशन करना है, जिसके लिए चाहिए 10 लाख रुपया। कहां से लाइए 10 लाख रुपया? आगे देखो लिखा हुआ है द कंपनी एक्सपेक्ट्स एन इंक्रीज इन आउटपुट बाय 50%। अब सोचो जब ये एक्सपेंशन करेगा तो जितना यूनिट आज के दिन बनाकर बेचता था उससे ज्यादा ही बनाएगा। अब बोलता है जितना आउटपुट बनाता था 50% बढ़ जाएगा। तो आज के दिन आउटपुट था 1 लाख यूनिट। एक बार कैलकुलेट करेगा। मेरा आज के दिन आउटपुट है 1 लाख यूनिट। बोलते हैं एक्सपेंशन के बाद ये 50% बढ़ जाएगा। कोई बताओ 1 लाख को जब 50% बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1,50,000। यानी ये क्या बना दिया? यानी अगले साल 1,50,000 यूनिट बनाकर बेचेगा। ठीक, नेक्स्ट। अब आगे बोलता है फिक्स्ड कॉस्ट विल बी इंक्रीज बाय ₹5 लाख। यानी जितना मेरा फिक्स्ड कॉस्ट लग रहा था 10 लाख रुपया, बोलता है ये अगले साल 5 लाख रुपया बढ़ जाएगा। तो अगर 10 लाख रुपए को 5 लाख रुपया और बढ़ाएंगे, यानी पता है अगले साल का फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ जाएगा? 15 लाख। तुम लोग समझ रहे हैं क्या कर रहा है? हम घर चला जाएगा, जाके दिखाए। एक सेकंड, क्या नहीं जाना है? वो बाय कह रहा था क्या? हमको सुना ना कर रहा था। हाँ मत जाइए, फोर्स कर रही हो। ठीक,
मेरा फिक्स कॉस्ट 5 लाख बढ़ने वाला है, यानी 15 लाख। अब आगे बोलता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल बी डिक्रीज्ड बाय 10%। सुनो ना, ये तुम लोग कैलकुलेट करो। मेरा वेरिएबल कॉस्ट विल बी डिक्रीज्ड बाय 10%। मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो पहले था 20 रुपया, बोलता है ये डिक्रीज करेगा 10%। डिक्रीज माने क्या? बढ़ेगा या गिरेगा? गिरेगा। तो जरा 20 रुपए को 10% कम करके बताओ क्या आएगा? ये आ जाएगा 18। The additional output can be sold at the existing selling price without any adverse impact on market. यानी जो मेरा सेलिंग प्राइस है ना, बोलता है वो एग्जिस्टिंग वाला ही रहेगा। एग्जिस्टिंग वाला रहेगा मतलब क्या रहेगा? 40। तो देखो क्वेश्चन फालतू में टाइम पास किया, सीधा सीधा मेरे को इनकम स्टेटमेंट बनाना है इस कॉलम के साथ। यूनिट दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट सब दिया हुआ है। यहां तक हो गया? अरे बोलो ना, ठीक। अब नेक्स्ट पेज में बोलता है द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव स्कीम्स ऑफ फाइनेंसिंग द प्रपोज्ड एक्सपेंशन प्रोग्राम आर प्लान्ड। याद है इस क्वेश्चन में इसको 10 लाख रुपया चाहिए था। अब 10 लाख रुपए को पाने के लिए इसके पास 3 प्लान है। पहला बोलता है पूरा का पूरा पैसा कहां से लेकर आएगा? इक्विटी शेयर से @10। एक बात बताओ, मेरे को चाहिए 10 लाख रुपया और बोलता है पूरा लेकर आएगा इक्विटी शेयर @10। यानी कितना इक्विटी शेयर को इश्यू करने वाला है? 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 कितना आएगा? 1 लाख। तो यहां पे 1 लाख इक्विटी शेयर आएगा @10। अब यहां बोलता है 5 लाख रुपया लेकर आएगा इक्विटी शेयर से @10, यानी 50,000 इक्विटी शेयर @10, 5 लाख। और जो बाकी बैलेंस बच गया 5 लाख, वो कहां से लेकर आने वाला है? 6% डिबेंचर, यानी प्लान 2 के अंदर में इंटरेस्ट भी आ जाएगा। और तीसरा प्लान क्या बोलता है? पूरा का पूरा पैसा लेकर आएगा डिबेंचर से, यानी पूरा 10 लाख रुपया लेकर आएगा डिबेंचर से। तो प्लान 3 के अंदर में क्या आने वाला है? इंटरेस्ट कॉस्ट 10 लाख का 6%। मेरे को निकालना क्या है? इनकम स्टेटमेंट बनाना है। लास्ट में दिया हुआ है टैक्स रेट 40% और बाद में बताना है कि बोलो रिस्क कितना है, रिटर्न कितना है। 1 मिनट, रिस्क को कौन मेजर करता है? लेवरेज। अगर बोलता ना ऑपरेटिंग रिस्क बताओ, तो कौन सा लेवरेज निकालते? ड्यूएल। अगर बोलता फाइनेंशियल रिस्क बताओ, डीएफएल। अगर कंबाइंड रिस्क बोलता डीसीएल। खाली रिस्क बोला मतलब कंबाइंड का बात होता है, क्या निकालेंगे? डीसीएल। और अगला क्या निकालना है? रिटर्न। रिटर्न हमेशा रहता है आइदर आरओई या निकालते हैं ईपीएस। बेटर होता है ईपीएस निकालना। हाँ चलो एक काम करो, इससे बनाना इनकम स्टेटमेंट। तुम लोग बताओ कितना कॉलम के साथ? कितना कॉलम के साथ? मेरा 3 प्लान है तो कॉलम आएगा 3। ईबीआईटी नहीं, करंट वाला का जरूरत क्या है? क्योंकि मेरे को तो ऑल्टरनेटिव में से डिसाइड करना है ना सबसे अच्छा कौन सा है। तो ऑप्शन तो 3 ही था। मेरा 3 कॉलम बनाना। सबसे पहले इतना इंफॉर्मेशन के बेसिस पे सेल, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट, ईबीआईटी। ईबीआईटी तक तो पहुंच जाएंगे, तीनों में सेम आएगा, उसके बाद अलग अलग हो जाएगा। हम चाहेंगे एक बार आप लोग स्वयं बनाएं। आपके पास समय है 5 मिनट। क्या बात है, प्रीति जी ने कहा डन। प्रीति जी आप इतना फास्ट कैसे करते हो क्वेश्चन? चलो करते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। प्रीति जी आपको बात याद था, नए के आने पे पुराने को भुला ना देना। पक्का? पक्का? देखते हैं। यहां लिखते हैं पर्टिकुलर्स। पहला है ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 2, ऑल्टरनेटिव 3। मेरा पहला लाइन है सेल वैल्यू। उज्जवल कैसे है तुम्हारे फीवर? है फीवर लग रहा है तो आज क्यों आया? देख रही डेडिकेशन दिख रही है। पहला लिखते हैं सेल वैल्यू। देखो 1,50,000 यूनिट बेचेंगे, सेलिंग प्राइस सेम था 40, तो 1,50,000 इंटू 40। ये कैलकुलेट करके देखना, ये आने वाला है 6 लाख।
ऑब्वियसली माइनस करना है वेरिएबल कॉस्ट। मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा, हर एक यूनिट पे लगता है 18, तो 1,50,000 यूनिट पे 1,50,000 इंटू 18। अगर आप लोग कैलकुलेट करो, सुनो ना एक बार, ये मल्टीप्लाई करके बताओ ना कितना आएगा। अभिरूप ने कहा है 27 लाख। यानी जैसे ही सेल में माइनस किए वेरिएबल कॉस्ट, मेरे को क्या मिलने वाला है, कंट्रीब्यूशन। अगर कैलकुलेट करेगा, कंट्रीब्यूशन आने वाला है 33 लाख। मेरे को अगला माइनस करना है फिक्स कॉस्ट। मेरा फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ था, पहले दिया हुआ था 10 लाख, बाद में बोला 5 लाख बढ़ने वाला है, यानी क्या आने वाला है 15 लाख। तो मेरा हर ऑप्शन में आएगा 15 लाख। यानी मेरे को क्या मिल जाएगा, ईबीआईटी। अब मेरे को ईबीआईटी के बाद माइनस करना है इंटरेस्ट। मेरे को ईबीआईटी के बाद माइनस करना है इंटरेस्ट। जरा देखिए इंटरेस्ट कौन कौन से ऑप्शन में आने वाला है। एक बार देखो, पहले वाले के अंदर में ओनली इक्विटी शेयर था, सेकंड वाले में 5 लाख इक्विटी, 5 लाख डिवेंचर 6% वाला, तीसरे वाले में 10 लाख रुपया 6% डिवेंचर वाला। तो इंटरेस्ट कौन कौन से प्लान में आने वाला है, ओनली प्लान 2 और 3। प्लान 1 में क्या दिख रहा है, क्या डिवेंचर, सही बोली। आपका नाम क्या है, नम्रता। ध्यान देना, ऑलरेडी पहले से डिवेंचर कुछ पड़ा हुआ था, और यश नए के आ जाने पे कभी पुराने वाले को भुला ना देना। तो देखो, पहले ऑलरेडी 10 लाख रुपए का डिवेंचर था, 7% इंटरेस्ट रेट है, यानी 70,000 तो चल ही रहा है। आज जो 70,000 इंटरेस्ट है वो तो मेरा एनीवेज चल ही रहा है, वो तो तीनों ऑप्शन में आएगा ही आएगा। अब जो प्लान में और डिवेंचर आया, इंटरेस्ट और आ जाएगा। तो देखो, पहले वाले में और कोई नया डिवेंचर नहीं आया, तो पुराना वाला डिवेंचर में तो इंटरेस्ट चलेगा ही चलेगा। कितना चलेगा, 70,000। सही से बताओ ये क्वेश्चन कैसा था ना, अच्छा क्वेश्चन। तो ज्ञान देने में सब आगे बोला, अच्छा था ना, कुछ नया नहीं था। क्वेश्चन उठता है सेकंड प्लान में कितना आएगा। देखो 70,000 तो ऑलरेडी था, प्लान 2 में और इंटरेस्ट कितना आने वाला है जरा देखना। 5 लाख रुपीस का डिवेंचर है, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 5 लाख का 6% कैलकुलेट करना कितना होता है, 30,000। नहीं, अमाउंट भी दिया है, शेयर्स भी दिया हुआ है। हाँ नहीं, उससे क्या होता है, यानी इधर में आएगा 1 लाख। मेरा प्लान 3 में भी 70,000 पहले से पड़ा हुआ था, 70,000 पहले से पड़ा हुआ था। जरा देखिए प्लान 3 में और इंटरेस्ट कितना आने वाला है। बोलते हैं पूरा का पूरा डिवेंचर से लेकर आओ, यानी 10 लाख रुपए डिवेंचर, 10 लाख का 6% क्या होता है, 60,000। चलिए आएगा ईबीटी, शायद आएगा 17 लाख 30, यहां पर आएगा 17 लाख, यहां पर आएगा 16 लाख 70,000। सही है ना यहां तक। अब आगे क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, मेन इंटरेस्ट में ही गड़बड़ होने का चांस था, कि जो पुराना इंटरेस्ट चल रहा है उसको भुला ना देना, ये जीवन का सीख है। सही बता रहे हैं, सबको व्हाट्सएप स्टेटस लगाना। आज हम जाके सबका चेक करेंगे, व्हाट्सएप स्टेटस लगा के नहीं करेंगे, आज पूरा बैठ के नंबर सेव करेंगे। मेरा टैक्स रेट देखो दिया हुआ है 40%, माइनस करते ही सीधा आएगा ईएटी। अब देखो, सिंस इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर नहीं था ना, तो अब ईएटी में मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा।
कितना कितना आएगा? 10,38,000। तो 1038 क्या है? बोलो यहां तक आया ना? एक और मेरा इनकम स्टेटमेंट बन गया। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या करने बोला है, रिस्क और रिटर्न बताने। रिस्क कौन बताएगा? डीसीएल। रिटर्न कौन बताएगा? ईपीएस। बस ये दो लाइन निकालते हैं हमारा। जो मन चाहे निकालना, तुम लोग का इंस्टीट्यूट से ईपीएस निकालता है, इसीलिए हम लोग ईपीएस निकाल रहे हैं। अदरवाइज रिटर्न दोनों बताते हैं, ईपीएस भी बताता है, आरओई भी बताता है। चलिए काम करें, सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं ईपीएस। मेरे को डिवाइड करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। सुनो ना, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तीनों प्लान में क्या आएगा? एक बार जरा बताओ। ध्यान देना, पहले ऑलरेडी 1 लाख चल रहा था, उसे भूला ना देना। 1 लाख शेयर पहले से था। प्लान 1 में 1 लाख शेयर और आ गया, तो 1 लाख प्लस 1 लाख मिलाकर 2 लाख। प्लान 2 में 1 लाख शेयर पहले से था, मेरा 50,000 शेयर और आ गया, मिला के 1,50,000। तीसरे वाले में ओनली डिबेंचर आया, मतलब जो 1 लाख शेयर पहले से था वो था। प्लान 3 में नया इक्विटी कुछ नहीं आया, तो क्या रह जाएगा? 1 लाख। डिवाइड करते क्या मिल जाएगा? ईपीएस, जो अगर आप लोग कैलकुलेट करो मेरे हिसाब से आने वाला है 5.19, एग्जैक्ट 6.8 आया है, 10.02। ठीक है यहां तक। अब अगला कैलकुलेट करते हैं रिस्क यानी डीसीएल। अगला कैलकुलेट करते हैं रिस्क। रिस्क को कौन मेजर करता है? लेवरेज। ये ना बताए कौन सा रिस्क, तो हम लोग हमेशा निकालेंगे टोटल रिस्क या कंबाइंड रिस्क, जो कौन बताएगा? डीसीएल। और बेस्ट पार्ट यहां प्रेफरेंस शेयर नहीं है, तो फॉर्मूला सिंपल वाला है, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी। और 33 लाख डिवाइडेड बाय 173 कितना? 1.91 टाइम्स, 1.94 टाइम्स, 9.8 टाइम्स। ठीक, बुलाया ना यहां तक? लास्ट में बस एक लाइन का कमेंट कर देते हैं, रिस्क एंड रिटर्न। लास्ट में एक लाइन का कमेंट कर देते हैं, रिस्क एंड रिटर्न साथ में। तुमने एक चीज देखा, जैसे जैसे ईपीएस बढ़ रहा है, जैसे जैसे ईपीएस बढ़ रहा है, ध्यान दो, वैसे वैसे डीसीएल भी बढ़ रहा है। बताओ क्यों? मेरा ईपीएस क्या चीज को डिनोट करता है? रिटर्न को। तो देखो, जैसे जैसे रिटर्न बढ़ रहा है, वैसे वैसे रिस्क भी बढ़ रहा है, या उल्टा बोलना चाहिए, जैसे जैसे रिस्क बढ़ रहा है मेरा रिटर्न का चांस भी बढ़ रहा है। यानी कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक में रिस्क ज्यादा है, रिटर्न सबसे कम। जिसमें मैक्सिमम रिस्क है उसमें रिटर्न का चांस भी मैक्सिमम है, जिसमें मिनिमम रिस्क है उसमें रिटर्न का चांस भी मिनिमम है, और बीच वाला क्या रहेगा? मॉडरेट। तो यहां पे लिखते हैं मिनिमम रिस्क एंड मिनिमम रिटर्न, यहां लिखते हैं मैक्सिमम रिस्क एंड मैक्सिमम रिटर्न, और ये है मॉडरेट। डन डन। तो देखो, आज हम लोग दो चीज नया सीखे। एक, प्रेफरेंस डिविडेंड के आने पे लेवरेज के फॉर्मूला में क्या चेंज आएगा, और अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखे, नए के आने पे पुराने को भुला ना देना। डन। चलो, इसी के साथ हमारा आज का क्लास होता है खत्म। थैंक यू सो मच।